के लिए पहुंचते हैं, इंस्टीट्यूट का भी कोई बहुत कोर फोकस नहीं है वैल्यूएशन का, एक पार्ट ऑफ द सब्जेक्ट है. वी आर टॉट अबाउट ऑडिट्स, टैक्सेशन, बट वैल्यूएशन धीरे धीरे बहुत ही ज्यादा मेन स्ट्रीम प्रैक्टिस बनती जा रही है. तो व्हेन आई स्टार्टेड इन 2005, उस टाइम पे तो वैल्यूएशन कुछ भी नहीं थी शायद, बट वी वर डूइंग मर्जर्स एंड एक्विजिशंस, तो M&A के लिए हम वैल्यूएशंस करते थे, स्वैप रेशियोज, डिटर्मिनेशन और वो सब. फिर वी स्टार्टेड विद अ मर्चेंट बैंकिंग फर्म. सो 2009 में हमने मर्चेंट बैंकिंग लाइसेंस लिया, तो वहां पर मर्चेंट बैंकिंग के वैल्यूएशंस होने लगे. 2010 से there are onerous responsibilities, there is a code of conduct, people cannot just sign on any projections. Like a chartered accountant signature is important for audit, so is the importance for valuation today. While we are discussing this topic, valuation standards are being made in consultation with the Institute of Chartered Accountants of India. ICAI already has a valuation standard, it was made in 2010, but it was a recommendatory valuation standard. में से कोई मेन प्रैक्टिस अभी वैल्यूएशन की कर रहा है क्या? Is it for selling of a business? Is it for selling of a share? Is it for acquiring control? Is it for a regulatory purpose? If it is for a regulatory purpose, is there a methodology prescribed for that? Like just to give an example, if we are transferring a share in and another is Ind AS. हम Ind AS में तो कई लोग काम कर रहे होंगे, बट Ind AS का टोटल कॉन्सेप्ट ही फेयर वैल्यू पे बना हुआ. 75% बैलेंस शीट चेंज हो जाती है. आपने इक्विटी में इंस्ट्रूमेंट में किया तो हिस्टोरिकल कॉस्ट पे पड़ा है, उसकी फेयर वैल्यू क्या है. डेरिवेटिव वैल्यूएशंस कभी हमने देखी नहीं अपनी कंट्री के अंदर, बट डेरिवेटिव वैल्यूएशंस अगेन इज रिक्वायर्ड. सो लॉट ऑफ कॉम्प्लेक्सिटीज, बट बिफोर वी गो इनटू द सीरियस मोड, मैं आपको एक मिनट का एक वीडियो जसपाल भट्टी का दिखाता हूं कि जनरल लेमैन क्या समझता है वैल्यूएशन के बारे में. आई थिंक देयर इज सम प्रॉब्लम हियर. मैं इसको आपको अपने शब्दों में समझा देता हूं कि ये क्या है. देखिए, इसमें अगर हमें कोई शेयर खरीदना है तो शेयर का मतलब क्या है, जसपाल भट्टी ने समझाया कि शेयर का मतलब है कि तुमने किसी का पैसा लिया और उसके पैसे को अपने बिजनेस में लगा के कुछ कोलैबोरेशंस करी, कुछ चीज करी, कुछ हवा बनाई, और धीरे धीरे मार्केट में ये लगा कि वो आपका शेयर प्राइस बढ़ गया, और स्पेक्यूलेट इन अ सिंपल मैनर, it is speculation which so many other people talk, and then it translates into your equity share valuation. So let's come to it's okay. So let's come to a serious definition of and difference between price and value. देखिए, वॉरेन बुफे ने बोला है कि प्राइस इज व्हाट यू पे एंड वैल्यू इज व्हाट यू गेट. इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. हम रोज ट्रांजेक्शन्स देखते हैं. एक ट्रांजैक्शन मार्केट में हो गई, कोई शेयर बिक गया, कुछ खरीद लिया. फ्लिपकार्ट 15 बिलियन की थी, 11 बिलियन की हो गई. स्नैपडील 6.5 बिलियन की थी, 1 बिलियन की हो गई. मोस्ट ऑफ दोज ट्रांजैक्शंस आर प्राइस which must be supported by valuations, because income tax regulators and other regulators are asking for a valuation. But there is a slight difference. When we trade in market, buy and sell, it is more a price. Whether value is equal to price, less than price, or more than price is an entirely different matter. So what exactly is valuation? There is an international valuation standard council in which many countries which are specialized in valuations like US, Canada and other countries, they are the member of IVSC, and they have jointly made a definition of valuation. And the definition is, अगर आप underline points को पढ़ें, valuation is the process of determination of economic worth of an asset or company under certain assumptions and limiting conditions subject to data on the valuation date. देखिए, I am very attached to this room, so I can pay $100 million for this room.
बट दैट डज नॉट मीन दैट दिस रूम इज वर्थ $100 मिलियन। इस रूम की एक वैल्यू है, और वैल्यू कैसे निकाली जाएगी कि इसकी इकोनॉमिक वर्थ क्या है, कितने लोगों को एकोमोडेट कर सकता है, कितना मेरा पर यूजर आएगा, कितने साल तक मैं चलाऊंगा, डेप्रिशिएबल लाइफ क्या है। इकोनॉमिक सेंस में वैल्यूएशन देखी जाती है, ना कि किसी और लॉजिक पे। इमोशनल ग्राउंड्स एंड ऑल दोज आर नॉट रेलिवेंट, राइट। Tata does a lot of acquisitions. Maybe a lot many acquisitions are with emotions or with an intent to build the long-term brand value. But if we see the value of that particular unit, if Tata is buying, Tata can pay anything. If I am buying, I'll pay only the economic worth. हमारा ऑब्जेक्टिव वैल्यूएशन में इकोनॉमिक वैल्यू को निकालना है, एक पर्टिकुलर डेट को वैल्यूएशन करना है, कुछ एजम्पशंस पे वैल्यूएशन करना है, और कुछ लिमिटिंग कंडीशंस पे वैल्यू करना है। अगर मैं इस डेफिनेशन को रजिस्टर्ड वैल्यूअर के रूल से लिंक कर दूं, तो क्या होता है कि कंपनी हमारे पास आती है, प्रोजेक्शंस देती है कि हमने सब बना दिया, भाई साहब सब सही है, बस आप साइन कर दो, हमने सब चीज देखी। नाउ इफ यू गो इनटू द वैलिडेशन ऑफ मॉडल्स कि इसके कस्टमर्स कितने हैं, पर कस्टमर इनकम कितनी है, प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, कॉस्टिंग क्या है, आप उससे 4 क्वेश्चन पूछते हो ना, उसका मॉडल बदल जाता है। और जब मॉडल बदल जाता है तो वैल्यू अपने आप बदल जाती है। बिकॉज वैल्यूएशन है क्या, वैल्यूएशन इज अल्टीमेटली डिपेंडेंट ऑन, सो व्हाट वी राइट बेस्ड ऑन द प्रोजेक्शंस प्रोवाइडेड टू अस। रजिस्टर्ड वैल्यूअर ने स्पेसिफिकली लिखा है कि वैल्यूअर हैज टू एक्सरसाइज ड्यू डिलिजेंस। आप इसकी इंपॉर्टेंस समझ लीजिए। वैल्यूअर कैन मेंशन दैट द डेटा इज गिवन बाय द मैनेजमेंट, बट वैल्यूअर हैज टू एक्सरसाइज ड्यू डिलिजेंस। If you do valuation and valuation error is there, omission का error है या कोई concept का error है, there is an imprisonment penalty. Penalty है लेकिन imprisonment and prosecution भी है उसके अंदर। You are liable to refund your amount raised plus there is a liability of imprisonment. So हमें कुछ नहीं करना, जो भी क्लाइंट थे उसको थोड़ा सा वैलिडेट करना है, और जो एजम्पशंस और लिमिटिंग कंडीशंस हैं, जैसे कि कंपनी ने बोला मेरी प्रोजेक्शंस नहीं है, तो इट इज अ लिमिटेशन। नाउ रेगुलेटर कैन से दैट व्हाई यू हैव नॉट यूज्ड द प्रोजेक्टेड कैश फ्लोज। तो आपको लिमिटेशन को डालना है कि कंपनी ने मुझे प्रोजेक्शन नहीं दी। आपने कंपेरेबल कंपनी वैल्यूएशन करी, कंपेरेबल कंपनी में आपने 4 ली, 3 नहीं ली, तो क्यों नहीं ली, क्यों ली, कौन सा मेथड लिया, कितना वेट दिया, क्या लॉजिक है। Documents and records are to be maintained for a period of 3 years under registered value। ये सब चीजें पहले कभी देखी नहीं गई। रजिस्टर्ड वैल्यू से पहले वैल्यूएशन होती रही, और एक इंडिविजुअल चार्टर्ड अकाउंटेंट भी कर रहा है, एक बिग 4 भी कर रहा है, सारी वैल्यूएशन एक्सेप्ट हो गई। Then sometimes what happens when we do valuation, we are not expert in all asset classes। हमने एक बिजनेस की वैल्यूएशन करनी है, हमें लैंड की वैल्यूएशन करवानी पड़ी, so we hired another professional। Now the responsibility is of the valuer who has hired। अगर वो इनकम्पिटेंट है या उसकी कोई गलती हो गई ना, तो आपको पूरी की पूरी इम्प्रिजनमेंट क्लॉजेस और उस पे यू विल बी बुक्ड। सो ओनली थिंग इज whatever we are doing, it is a very big opportunity, we should get into it, but the person who wants to get into it must understand the valuation principles, must clarify all the assumptions and limiting conditions and give a speaking valuation report। वो जो lowest cost पे certification या stamping है, उस काम से बिल्कुल नहीं चलेगा, because there is onerous responsibilities। कल को जब वो आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी, क्लाइंट 1 मिनट में पीछे उठ जाएगा कि वीनू ने प्रोजेक्शन पे क्वेश्चन नहीं किया। सो क्लाइंट जब आपको सर्विस देता है तो क्लाइंट होता है, जब कोई इश्यू आ जाता है तब वो क्लाइंट बिल्कुल एकदम साइड हो जाता है, प्रोफेशनल अलग होता है। एंड जिस टाइम पे हम बात कर रहे हैं, जो सेकंड हमारा प्रोग्राम भी है, लाइक व्हेन वी आर टॉकिंग ऑफ दिस शेल कंपनीज एंड डिमोनेटाइजेशन, एंड गवर्नमेंट इज क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ डेटा विद इट, एंड ऑल प्रोफेशनल्स आर ऑन रेडार। We all know, we have seen it in the past. So whatever we are doing, we must ensure that we are competent and we build our capacity. But it's a very, very niche subject in which, I mean, all of us start doing valuations. तो बहुत scope है valuation का। अच्छा, आपको कहीं पे भी कोई requirement हो, just stop me. We'll discuss then and there and we'll move. So, you told कि एक दूसरे वैल्यूएशन वैल्यूअर के ऊपर भी अगर रिलाय करके गलत देते हैं,
तो क्या वो मेरे पास एक लिमिटेशन नहीं है कि दूसरे पर्सन ने जैसे लैंड का वैल्यूएशन किया था और मैं पूरे मॉडल का वैल्यूएशन कर रहा हूँ? देखिए उसमें क्या है कि हमें समझना पड़ेगा जो कंपनीज एक्ट के स्टैंडर्ड्स आए हैं अभी, ये कंपनीज एक्ट और इंसॉल्वेंसी कोड को कवर कर रहे हैं। अगर आप कोई आरबीआई की वैल्यूएशन कर रहे हैं, इनकम टैक्स की वैल्यूएशन कर रहे हैं, तो आपको कोई वो लॉ लगता ही नहीं है। ये लॉ जो लग रहा है, ये लग रहा है नंबर 1 कंपनीज एक्ट पे कोई भी वैल्यूएशन अगर आपको चाहिए, फ्रेश इशू ऑफ शेयर के लिए चाहिए, स्कीम ऑफ अरेंजमेंट के लिए चाहिए, या फिर वाइंडिंग अप के लिए चाहिए, लिक्विडेशन के लिए चाहिए, या इंसॉल्वेंसी कोड में चाहिए, तो नाउ दिस इज द लॉ। वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट दिस इज द लॉ। इस लॉ के दायरे में ही हमें काम करना पड़ेगा। माय पॉइंट इज कि किसी कंपनी की कुछ एसेट्स हैं जिसका उसने कंपनी ने किसी रजिस्टर्ड वैल्यूअर से वैल्यूएशन करा रखा है, सपोज आई एम द रजिस्टर्ड वैल्यूअर मैंने करा रखा है, और आप उसके ऊपर रिलाय करके सर वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या तो आप डिस्क्लेम करके बोलिए कि मैं तो इतनी वैल्यू करूंगा और मैं लैंड की वैल्यू नहीं करूंगा, आप लैंड की वैल्यू किसी और से करा के जोड़ के वैल्यूएशन टोटल दे दीजिए। लेकिन अगर आप अपनी वैल्यूएशन रिपोर्ट में उसको पार्ट एंड पार्सल करते हैं तो उसमें आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसमें मैं ये कर सकता हूँ कि मान लो जितना पूरा मॉडल बना है, मैं कहता हूँ कि ये जो थी इतने पोर्शन की वैल्यू उसने की थी एंड आई हैव रिलाइड ऑन दैट। That is what I am saying. जो रिलायंस ऑन एन एक्सपर्ट इंस्टीट्यूट कहता है गाइडेंस के अंदर, रिलायंस ऑन एन एक्सपर्ट के अंदर लायबिलिटी जिसको इनिशियल असाइनमेंट मिली है उसकी है। दिस इज वेरी वेरी क्लियरली स्पेसिफाइड इन द लॉ। तो कंपनीज एक्ट की जब वैल्यूएशन कोई भी करें या इंसॉल्वेंसी की करें तो ये ध्यान करें, बेटर तो यही है कि जितना आता है उतना करें। अगर मुझे प्रॉपर्टी वैल्यूएशन नहीं आती और हम लोग वी आर फाइनेंशियल वैल्यूअर्स, वी कैन नॉट बी प्रॉपर्टी वैल्यूअर्स, तो हम अपने फाइनेंशियल वैल्यूएशन को करें और जो प्रॉपर्टी वैल्यूअर को करना है वो अपना अलग से करके क्लाइंट लेट क्लाइंट क्यूमुलेटिव वी शुड डू व्हाट वी आर कॉम्पिटेंट एट। अगर आपको टोटल काम करना है तो आप अपनी फर्म में एक इंजीनियर को हायर कीजिए और इंजीनियर लेट द इंजीनियर टू हु इज इन योर कंट्रोल एंड टू whom you can look upon। आप थर्ड पार्टी में competency level देख के कीजिए। Like we do it in audits and all also, that where you rely on the work of the other person, you give that you have relied on this person being a chartered valuer, you can assess whether he is the proper registered valuer or not, or a chartered engineer or whatever he is, and then you can put it in your report that out of this land valuation we have relied on the work of the chartered engineer whoever has done the valuation, and this much is the value. Responsibility किसकी होती है उसमें? Responsibility is yours, but you can't say that okay I will give you only this much valuation and rest is you add up with that. You have to give your if you have to sign the total valuation। लेकिन मैं आपको क्लैरिटी देता हूँ। वैल्यूएशन में क्या है कि वैल्यूएशन इज सब्जेक्ट टू ए लॉट ऑफ इट्स एंड बट्स। What regulator is trying to do is remove these its and buts। आपने जो assumption limitations ली आप उसको डिस्क्लोज कर दो, ठीक है। आपने किसी और पे रिलाई करा आप उसको डिस्क्लोज कर दो, बट स्पेसिफिकली रूल्स के अंदर एक पैराग्राफ डाला हुआ है कि अगर आप किसी पे रिलायंस करते हैं तो अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। मैं आपको सिर्फ ये बता रहा, आई एम नॉट श्योर कि जो बाकी ऑडिट्स में हम करते हैं उसमें आई डोंट थिंक कि इस तरीके का पैराग्राफ है। तो इसमें एक स्पेसिफिक पैराग्राफ है एंड दैट पैराग्राफ इज विद एन इंटेंट कि हम एक दूसरे पे रिस्पॉन्सिबिलिटी शिफ्ट ना करें, या तो हमारा जितना स्कोप है हम उतना करें, और अगर हम दूसरे पे कर रहे हैं तो उसमें कंपिटेंसी लेवल इफ यू आर रिलाइंग यू मस्ट हैव एन अंडरस्टैंडिंग टू जज वेदर द सपोज एक लैंड की वैल्यू 4000 रुपए चल रही है, 4000 रुपए स्क्वायर फीट है सपोज, और उसने 8000 रुपए का रेट कर दिया। अब वन थिंग इज कि आपने कहा आई हैव रिलाइड ऑन एन एक्सपर्ट, सेकंड थिंग इज यू हैव डिस्कस्ड विद सम अदर पर्सन एंड सम अदर पर्सन हैज टोल्ड कि 8000 इज नॉट द रेट। So now if you say I have relied तो 8000 भी सही है, but if you apply your mind and you have an inclination in the subject and understanding there, so you will object to that, you will not accept what the other person। So idea is to make the valuation foolproof, because आज की डेट में जिस तरीके से माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स की न्यूज है, कभी आप देखिए बड़ी बड़ी लिस्टेड कंपनीज में कभी ऐसा नहीं हुआ कि लिस्टेड कंपनीज के केस में माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स ने कोई ट्रांजैक्शंस रोक दी, बट आज की डेट में अगर हो क्या रहा है कि बहुत ज्यादा इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का एक ग्रुप्स बन रहे हैं और माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स आर आल्सो रिप्रेजेंटेड बाय दिस प्रॉक्सी फर्म्स। तो प्रॉक्सी फर्म्स अगर आपने एक वैल्यूएशन करी, और वैल्यूएशंस में बहुत सारी वैल्यूएशंस है जो पब्लिक डोमेन में आती है, लाइक अगर स्कीम ऑफ अरेंजमेंट हो रही है तो सारी की सारी वैल्यूएशन और फेयरनेस ओपिनियन सेबी की साइट पे जाती है, तो सेबी की साइट पे कोई भी उसको पढ़ सकता है कि स्पीकिंग रिपोर्ट है या नहीं है, माइनॉरिटी भी क्वेश्चन कर सकता है। सो
everything is prone to scrutiny. Whatever we are doing, we should do it in a professional manner. Now the first question is, why do we require valuation? देखिए तीन पर्पस हो सकते हैं वैल्यूएशन के. वन इज दैट वी आर एक्चुअली डूइंग अ ट्रांजैक्शन, जैसे कि हम कोई मर्जर कर रहे हैं, एक्विजिशन कर रहे हैं, कंपनी बेच रहे हैं, या वॉलंटरी असेसमेंट करानी है. सेकंड कुड बी अ रेगुलेटरी पर्पस, कि किसी लॉ में लिखा है कि वैल्यूएशन करनी है. शेयर ट्रांसफर करेंगे तो ये फॉर्मूला लगाना है, अलॉटमेंट करेंगे तो ये लगाना है. सेबी ने क्या लिखा, इनकम टैक्स ने क्या लिखा, स्टॉक एक्सचेंज ने क्या लिखा, कोर्ट ने क्या लिखा. वहां पर वैल्यूएशन मेथोडोलॉजी प्रिस्क्राइब्ड है. ट्रांजैक्शंस में कोई वैल्यूएशन मेथोडोलॉजी प्रिस्क्राइब नहीं है, इसलिए ट्रांजैक्शन वैल्यूएशन जो है वो हाई लेवल फर्म्स को जाती हैं, जिसके पास एक्सपर्टीज है कि वो डिफरेंट वैल्यूएशन मेथड लगाए, वेट लगाए, कंपेरेबल ट्रांजैक्शंस देखे, मार्केट ट्रेंड्स देखे, इंडस्ट्री समझे. लेकिन रेगुलेटरी वैल्यूएशन किसी के पास भी जा सकती है, क्योंकि रेगुलेटरी वैल्यूएशन में फॉर्मूला फिक्स है, उस फॉर्मूले को आपको लगाना है और ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए. एंड लेट मी टेल यू, रेगुलेटरी वैल्यूएशंस का बहुत स्कोप है. मतलब अगर हम लोग अगर 100 रुपए की बिल्डिंग करते हैं तो 60-70 तो रेगुलेटरी से होती है, बिकॉज रेगुलेटरी इज योर रिटेनरशिप, जो आपको ट्रांजैक्शन करनी. अगर ट्रांसफर ऑफ शेयर होंगे तो वैल्यूएशन लगेगी, तो रेगुलेटरी में समझना बहुत जरूरी है. थर्ड जो इंपॉर्टेंस आ गई है वो अकाउंटिंग की आ गई है. इंड एस के बाद जितनी भी वैल्यूएशन हो रही है, या वैल्यूएशन को छोड़िए, जो भी आपके इंस्ट्रूमेंट्स हैं, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आपने इशू करा या आपने इन्वेस्टमेंट करी शेयर्स की, तो सारी की सारी जो भी एसेट्स हैं उसको हर रिपोर्टिंग डेट पे वैल्यूएशन करने की रिक्वायरमेंट है. तो तीन ब्रॉडली चीजें हैं. वंस वी हैव डिसाइडेड कि हमें वैल्यूएशन करनी है, तो पहली चीज जो इंपॉर्टेंट है, हमें ना स्टैंडर्ड और प्रीमाइस ऑफ वैल्यूएशन को फाइनल करना है. नाउ व्हाट इज स्टैंडर्ड एंड प्रीमाइस ऑफ वैल्यूएशन? देखिए वैल्यूएशन डिफरेंट तरीके की हो सकती है. स्टैंडर्ड ऑफ वैल्यूएशन 4 तरीके के होते हैं. वन इज फेयर मार्केट वैल्यू, कि इस एसेट की मार्केट में इतनी वैल्यू है. सेकंड इज फेयर वैल्यू, जो हम रेगुलेटरी पर्पस के लिए कहते हैं. थर्ड इज इंट्रिंसिक वैल्यू, जो उसकी फंडामेंटल वैल्यू है. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस एसेट, फंडामेंटल वैल्यू. एंड फोर्थ इज इन्वेस्टमेंट वैल्यू. अगर मैं इसको खरीदूं, so in investment value there is an element of synergy. If I buy it, then the value is this. If you buy it, then the value is this. Generally जो हम रेगुलेटरी वैल्यूएशन करते हैं उसमें फेयर वैल्यू स्टैंडर्ड मानते हैं. तो अब हाउ इज इट डिफरेंट, मतलब अगर मैं फेयर वैल्यू की जगह इन्वेस्टमेंट वैल्यू को स्टैंडर्ड बना लूंगा तो डिफरेंस क्या होगा? डिफरेंस ये आएगा कि जब हम इन्वेस्टमेंट वैल्यू करेंगे तब हम उसमें देखेंगे कि कौन खरीद रहा है, उसकी एनर्जी निकल रही है कि नहीं निकल रही, उसका कंट्रोल प्रीमियम बनता है कि नहीं बनता. वी आर वैल्यूएशन इज स्पेसिफिक टू ए पर्सन. फेयर मार्केट वैल्यू इज फेयर फॉर द मार्केट. इंट्रिंसिक वैल्यू इज द फंडामेंटल वैल्यू. वी डोंट लुक एट द कंपेरेबल कंपनीज, वी लुक एट अ स्टैंड अलोन बैलेंस शीट, स्टैंड अलोन एसेट्स, और मे बी अ डिस्काउंटेड कैश फ्लो जो कंपनी का खुद का है. सेकेंड इज प्रीमाइस ऑफ वैल्यू. दो तरीके की प्रीमाइस है. वन इज अ गोइंग कंसर्न प्रीमाइस एंड सेकेंड इज अ लिक्विडेशन. जैसे हम आईबीसी की जब हम बात करते हैं तो इंसॉल्वेंसी बैंकिंग कोड स्टेट्स दैट इफ दिस कंपनी इज लिक्विडेटेड टुडे देन व्हाट इज द वैल्यू. तो आईबीसी के अंदर गोइंग कंसर्न प्रीमाइस नहीं है. तो जनरली जब गोइंग कंसर्न प्रीमाइस नहीं होता है तब हम देखते हैं कि उस एसेट्स की रियलाइजेबल वैल्यू कितनी है आज की डेट में. इफ दिस एसेट इज सोल्ड टुडे व्हाट इज द वैल्यू. बट व्हेन वी से गोइंग कंसर्न, आई थिंक अदर देन आईबीसी 95% ऑफ द वैल्यू is a going concern value, because आप शेयर खरीद रहे हो, बेच रहे हो. ऑब्जेक्टिव इज टू रन द बिजनेस, ऑब्जेक्टिव इज नॉट टू डिस्पोज. तो गोइंग कंसर्न जब हम करते हैं तो हम फ्यूचरिस्टिक बातें करते हैं कि आज तक कंपनी इतना करती आई, बट आगे जाके कितना करेगी, क्या प्रोजेक्शंस बनेगी, क्या ऑर्डर बुक है, उस हिसाब से. इफ वी डिवाइड द वैल्यूएशन अप्रोचेस तो ब्रॉडली हम 3 पैरामीटर्स पे कर सकते हैं. वन इज अ फंडामेंटल वैल्यू, सेकंड इज अ रिलेटिव वैल्यू एंड थर्ड इज अदर मेथड्स. When we say fundamental is को हम इंट्रिंसिक वैल्यू भी कहते हैं. कि फंडामेंटल इज फंडामेंटल टू द कंपनी बीइंग वैल्यूड. कंपनी के एसेट्स और कंपनी की अर्निंग्स, इन दो मॉडल पे, जिसको हम एसेट अप्रोच कहते हैं और इनकम अप्रोच कहते हैं. अगर हम इनकम अप्रोच कहें तो इनकम अप्रोच में वी कैन वैल्यू बेस्ड ऑन द हिस्टोरिकल फाइनेंशियल्स और बेस्ड ऑन द प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल्स. वी ऑलवेज प्रेफर प्रोजेक्टेड बिकॉज प्रोजेक्टेड इज व्हाट विल टेल अस कि कंपनी की लाइफ स्पैन में आएगा क्या. अगर कंपनी अपनी पीक पे पहुंच गई तो गिरेगी, और ग्रोथ फेज में है तो बढ़ेगी. तो हमें
आज पैसे दे रहे हैं आगे के लिए, कल के लिए नहीं दे रहे हैं. So that is why projected discounted cash flow is the most prominent method, and discounted cash flow हर किसी को आना चाहिए अगर आपको वैल्यूएशन में एंटर करना है. Asset approach is a book value method, liquidation value method or replacement value, which may not be very much important unless and until it's a manufacturing company with so many assets or we are valuing under liquidation. Relative valuation में हम अपनी कंपनी की वैल्यूएशन नहीं करते, हम अपनी वैल्यूएशन दूसरों को कंपेयर करके करते हैं. What is the comparable companies market multiple method? आज की डेट में मैं आईटी कंपनी हूं, तो मेरे जैसी साइज की कंपनी कंपेरेबल कौन है? आई कैन नॉट कंपेयर माई कंपनी विद इन्फोसिस और टीसीएस. आई हैव टू फाइंड द कंपनीज विद सिमिलर रेवेन्यूज, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स एंड सी दैट वेदर द कंपनीज आर लिस्टेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंजेस. So when we compare, it's a comparable companies. Second is comparable transactions. We can also compare our company with certain transactions which are taking place in a company. I am an IT company और I am an e-commerce company और Flipkart के भी recent transaction हुई है, तो मैं अपने को Flipkart से compare करता हूँ, मैं Snapdeal से compare करता हूँ, मैं Paytm से compare करता हूँ. Naturally, mine could be a smaller company, so it would not be best to compare with these biggies. बट हमें स्मॉलर साइज कंपनीज करनी पड़ती हैं, एंड कंपेरेबल इज ऑलवेज अ चैलेंजिंग टास्क. क्योंकि आप कोई भी, जैसे हम ट्रांसफर प्राइसिंग करते हैं, ट्रांसफर प्राइसिंग में हम कंपेरेबल निकालते हैं, तो कंपेरेबल पे हमेशा इट इज ऑलवेज प्रोन टू चैलेंजेस. ये कंपनी क्यों ली, क्यों नहीं लिया, बड़ी कंपनी से छोटी कंपनी में किया तो डिस्काउंट्स क्यों दिए, कितने दिए. देयर इज ऑलवेज चैलेंज. अगर मैं कोई भी वैल्यूएशन ले आऊं, मैं उसको लेफ्ट राइट कर सकता हूं, मेरी वैल्यूएशन को आप लेफ्ट राइट कर सकते हो. आइडिया इज कि बैलेंस लेवल पे एक वैल्यूएशन करनी जरूरी है, लॉजिकल लेवल पे कंक्लूजन करना जरूरी है. जो लगाया उसका रीजन होना चाहिए, जो नहीं लगाया उसका रीजन होना चाहिए, जो वेट दिया उसका रीजन होना चाहिए. देयर इज अ डिफरेंस इन कंपेरेबल कंपनीज. नाउ सपोज वी हैव टू वैल्यू ए कंपनी. ए कंपनी कम्स टू अस कि मेरी रिलेटिव वैल्यू कर दो. कंपेरेबल कंपनीज लगाएंगे तो किस तरीके की वैल्यू निकलेगी, और कंपेरेबल ट्रांजैक्शन लगाएंगे किस तरीके की वैल्यू निकलेगी. कोई आंसर कर सकता है इस चीज? एक बार सोचिए, क्योंकि अगर आप सोचेंगे नहीं ना तो फिर थियोरेटिकल सेशन हो जाएगा और कुछ इंटरेस्ट नहीं होगा. वी हैव अप्लाइड अ कंपेरेबल कंपनी. जो लिस्टेड कंपनी में प्राइस चल रहा है उससे हमने ले लिया, और दूसरा जो मार्केट में डील हुई है उससे हमने ले लिया. दोनों में डिफरेंस क्या है? लिस्टेड कंपनी का प्राइस और मार्केट में जो डील हुई है उसके प्राइस में कोई डिफरेंस है या नहीं? जस्ट ट्राई टू आंसर. कोई तो रीजन होगा कि आज अगर मैं रिलायंस इंडस्ट्रीज में 100 शेयर खरीदता हूं तो मुझे मार्केट के जो रेट है उसमें मिल जाता है. तो मैं रिलायंस इंडस्ट्री खरीद सकता हूं क्या मार्केट के प्राइस? नहीं, क्योंकि फिर मुझे प्रमोटर के पास जाना पड़ेगा, प्रमोटर से अंडरस्टैंडिंग करनी पड़ेगी. प्रमोटर मुझसे क्या लेगा? कंट्रोल प्रीमियम लेगा. सो जो मार्केट में डील होती है, जहां पर इन्वेस्टर आता है और इन्वेस्टर बोर्ड सीट पे बैठता है, इन्वेस्टर स्पेशल वीटो राइट्स लेता है, वहां पर वो कंट्रोलिंग ट्रांजैक्शन मानी जाती है. इट मे बी 5% और 10%, बट उसके स्पेशल राइट्स होते हैं, लिक्विडेशन प्रेफरेंसेस मिलती हैं उसको. आप नॉर्मल इक्विटी शेयर होल्डर हो, आपको लॉस हो जाएगा, लेकिन वो लॉस नहीं होगा उसके पास बहुत सारे until unless if company is dead तो खत्म होगी बात. बट there are special rights to an investor, there are no rights to a general public. So CCM मल्टीपल जब हम लगाते हैं तो हमारे को माइनॉरिटी वैल्यू मिलती है, और जब हम CTM वैल्यू लगाते हैं, CTM मल्टीपल, तो हमें कंट्रोल वैल्यू मिलती है. देखिए ये फंडामेंटल समझने बहुत जरूरी है, बिकॉज अगेन मैंने देखा है कि लोग क्या करते हैं कि कोई एक्सेल शीट, हमारे अभी मैं किसी की प्रेजेंटेशन देख रहा था तो मुझे लगा मैं ही कुछ नया सीख लूं, बिकॉज आई लर्न एवरीडे. अब वो पता चला वो सारी हमारी कॉपी हो रही थी. सो एक्सेल शीट भी ऐसी घूमती है मार्केट में. आपने क्लाइंट को दिया, क्लाइंट ने सीए को दी, सीए ने उसको दिया. वो वहां समझना जरूरी है कि क्या एक एक्सेल शीट सारी इंडस्ट्रीज के लिए रेलिवेंट है? नहीं है रेलिवेंट. क्या एक कंपेरेबल, आपको ये थोड़ी पता चलेगा कि इसमें सीसीएम लगाना है, सीटीएम लगाना है, अनलेस एंड अनटिल यू अंडरस्टैंड कि सीसीएम लगाने से क्या वैल्यू निकलती है, सीटीएम से क्या निकलती है, डीसीएफ से क्या निकलती है, एनएवी से क्या निकलती है. तो ब्रॉडली फंडामेंटल हमें समझने जरूरी है. कुछ और कॉम्प्लेक्स वैल्यूएशंस हैं, जैसे कि
कॉन्टिजेंट क्लेम वैल्यूएशन। अब क्या हो रहा है कि इन डेज के अंदर कॉम्प्लेक्स होती जा रही है वैल्यूएशन। कई बार इस तरीके की अंडरस्टैंडिंग होती है कि एक कंपनी खरीदी और 500 मिलियन दे दिए, 500 मिलियन में से 200 मिलियन तब देंगे जब आप कुछ अर्निंग्स रिपोर्ट करोगे। तो 300 तो मैंने डाउन पेमेंट कर दी, 200 आई हैव स्टॉक, इफ यू अचीव सर्टेन पैरामीटर्स और माइलस्टोन यू विल गेट इट। अब उस जैसी वैल्यूएशन को कैसे करें? देयर इज एन अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व। आपको एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन दिया, अब आपको एक ऑप्शन दिया कि आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, 10 साल में कर सकते हैं। हाउ टू वैल्यू these cannot be valued through normal valuation। इसमें ऑप्शन प्राइसिंग मॉडल्स लगते हैं। तो ऑप्शन प्राइसिंग मॉडल्स आर like Black-Scholes model is one model, binomial model is one model, Monte Carlo model is one model। Very selective firms are doing it, but there is a huge potential if you go into this, because in days के अंदर complex instruments बहुत कम लोग आज की डेट में कर रहे हैं। प्राइस ऑफ रीसेंट इन्वेस्टमेंट, अगर मेरी कंपनी में रीसेंट इन्वेस्टमेंट आई है तो उसको जनरली फेयर प्राइस मान लिया जाता है अगर 3-6 महीने पुरानी है। तो एक ये भी पैरामीटर होता है कि डिटेल्ड वैल्यूएशन में ना जाएं। अगर रिसेंट, सपोज आपको एक कंपनी ने डीसीएफ दे दिया, प्रोजेक्शन बना के दे दी, प्रोजेक्शन से 200 रुपए की वैल्यू है और उस कंपनी का पीओआरआई 400 में हुआ था, मतलब उस कंपनी में 400 में इन्वेस्टमेंट हुई थी। So at times clients don't tell you कि, but at the same time professionals don't ask। तो प्रोफेशनल को ये पूछना बड़ा जरूरी है कि क्या आपने रिसेंट कोई वैल्यूएशन करवाई है। हो सकता है हमने किसी और ने करी हो, हमें जरूर, जैसे हम ऑडिटर चेंज हो जाता है तो पूछते हैं ना दूसरे ऑडिटर से। तो वी मस्ट सी दैट इज देयर ए पर्टिकुलर वैल्यूएशन दैट इज डन, क्या वैल्यूएशन रिपोर्ट है, क्या बेसिस है, कैसे है। और फिर कुछ स्टार्टअप्स के कॉम्प्लिकेटेड मेथड्स हैं, उसमें हम लोग नहीं जा रहे। नाउ हाउ टू चूज, देयर आर सो मेनी मेथोडोलॉजीज, इनकम एसेट मार्केट, हर किसी अप्रोच के अंदर बहुत सारी मेथोडोलॉजीज हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड सी कि रेगुलेटरी वैल्यूएशन है या ट्रांजैक्शन वैल्यूएशन। अगर रेगुलेटरी वैल्यूएशन है, सीधा उस लॉ के अंदर जाइए, उस लॉ का मेथड देखिए, वो अप्लाई कीजिए और सर्टिफिकेट दीजिए, कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। अगर ट्रांजैक्शन की वैल्यूएशन है तो ट्रांजैक्शन की वैल्यूएशन में आपको सारे मेथड्स लगाने पड़ेंगे और उसमें लॉजिकल लेवल पे कंक्लूजन लेना पड़ेगा। माइनॉरिटी वैल्यूएशन है, कंट्रोल वैल्यूएशन है, 5% खरीद रहा है या 50% खरीद रहा है। अगर माइनॉरिटी वैल्यूएशन है तो जनरली हम क्या करते हैं कि बुक वैल्यू लेते हैं एसेट में और मार्केट वैल्यू लेते हैं कंपेरेबल ट्रांजैक्शन। सो माइनॉरिटी वैल्यूएशन में बेस्ट मेथड इज टू अप्लाई दिस सीसीएम मेथड। लिस्टेड कंपनी ढूंढिए, क्लोजेस्ट कंपेरेबल ढूंढिए, उसका मार्केट मल्टीपल को अपनी कंपनी के मल्टीपल पे अप्लाई कीजिए एंड यू अराइव एट अ माइनॉरिटी वैल्यू। डिस्काउंटेड कैश फ्लो लगाने की कोई जरूरत नहीं। अगर कंट्रोल वैल्यू है तो सीसीएम मेथड पे वैल्यूएशन करेंगे तो कंट्रोल प्रीमियम लगाना पड़ेगा, या फिर डिस्काउंटेड कैश फ्लो करनी पड़ेगी, या फिर पीओआरआई देखना पड़ेगा, या फिर सीटीएम देखना पड़ेगा। तो डिफरेंट पर्पसेस के लिए डिफरेंट मेथड्स प्रिस्क्राइब्ड हैं। एक ये स्लाइड है और ये प्रेजेंटेशन आई थिंक दिस विल बी अपलोडेड आल्सो, तो आप लोग देख सकते हैं। डिफरेंट मेथोडोलॉजी से दो चीजें जो मैंने लिखा, आइडियल फॉर एंड रिजल्ट। हमें हर मेथड के साथ मैंने जान के आपके लिए लिखा है कि कंट्रोल मेथड वैल्यू निकल रही है, माइनॉरिटी निकल रही है, और इक्विटी वैल्यू निकल रही है या एंटरप्राइज वैल्यू निकल रही है। अगर आप इस चीज को देखें तो बुक वैल्यू जब हम किसी कंपनी की कहते हैं तो माइनॉरिटी वैल्यू होती है। अगर हम उसी नेट एसेट वैल्यू में इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ एसेट्स डाल दें, लैंड की फेयर वैल्यू कर दें, इन्वेस्टमेंट की फेयर वैल्यू कर दें, स्टॉक की फेयर वैल्यू कर दें, कंट्रोल वैल्यू बन जाती है। जब हम कुछ मल्टीपल्स ऐसे होते हैं जो माइनॉरिटी वैल्यूएशंस निकालते हैं और कुछ मल्टीपल्स ऐसे होते हैं जो कंट्रोल वैल्यूएशंस निकालते हैं, लाइक पीई मल्टीपल। नाउ व्हाट इज पीई मल्टीपल? प्राइस अर्निंग मल्टीपल। तो प्राइस अर्निंग मल्टीपल इज ऑलवेज इक्विटी वैल्यू, बट व्हेन वी से एबिटा मल्टीपल, तो एबिटा मल्टीपल इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट मल्टीपल, जो हमें फर्म की वैल्यू देता है। लेकिन दोनों ही सीसीएम के अंदर आते हैं और दोनों ही केसेस में माइनॉरिटी वैल्यू निकलती है। कंट्रोल वैल्यू चाहिए तो कंट्रोल वैल्यू के लिए सीटीएम मल्टीपल्स लग सकते हैं, सीसीएम मल्टीपल्स नहीं लगेंगे। और डिस्काउंटेड कैश फ्लोज इन जनरल गिव्स द कंट्रोल वैल्यू। एक और चीज इंपॉर्टेंट समझने की जो कई बार कंफ्यूजन होती है, इक्विटी वैल्यू इज वैल्यू एट्रीब्यूटेबल टू शेयर होल्डर्स एंड एंटरप्राइज वैल्यू इज द वैल्यू ऑफ द कंपनी। सो
what is the value of the company? It is equity shareholders, that is net worth of the company, plus the debt. एंड अगर हम दोनों को ऐड कर देते हैं, जिसमें डेट को हम नेट डेट मानते हैं, कैश को एडजस्ट करके वैल्यूएशन निकालते हैं एंटरप्राइज. सो वन इज कि हमें इक्विटी और एंटरप्राइज में डिफरेंस आना चाहिए. सेकंड, कई बार हमारे पास हम क्या देखते हैं, वी आर लाइक, लेट्स टेक एन एग्जांपल, वी आर वैल्यूइंग अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी. उस मैन्युफैक्चरिंग का एक 50 करोड़ का लैंड पड़ा हुआ है और वो उसी लैंड पे बिजनेस कर रही है और हमें गोइंग कंसर्न मॉडल में वैल्यूएशन करनी है. तो आप बताइए कौन सा मेथड लगाना चाहिए? थोड़ा सा इंटरेक्टिव कीजिए. वी आर वैल्यूइंग ए मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का 50 करोड़ का लैंड है, फेयर वैल्यू, और उसका बिजनेस भी है. कौन सा मॉडल लगाना चाहिए? सपोज हमने एक सीसीएम मॉडल लगाया या हमने डीसीएफ मॉडल लगाया. मॉडल से हमारी वैल्यू होगी 100 करोड़ रुपए. नाउ क्लाइंट सेज दैट यू हैव अप्लाइड सीसीएम एंड डीसीएफ बट यू हैव नॉट अप्लाइड द एसेट. एसेट वैल्यू इज 50 करोड़ रुपीज. You have not applied the intangible, goodwill, brand, distribution. ये रोज आपको क्वेश्चंस आएंगे क्योंकि क्लाइंट जब आता है ना तो वो अपना नंबर लेके आता है माइंड में. उसका नंबर मीट कर दोगे तो आपके सारी अप्रोचेस सही हो जाती हैं. नंबर मीट नहीं होता तो सारी अप्रोचेस गलत. वो डिबेट करता रहेगा, क्लाइंट चला जाएगा आपसे. अभी हमने 2 क्लाइंट को छोड़ा, बट आपको स्टिक रहना है कि बिकॉज वैल्यूएशन में जबरदस्ती नहीं करनी. सो सपोज 100 करोड़ इज द बिजनेस वैल्यू ऑफ द कंपनी एंड 50 करोड़ इज द एसेट वैल्यू. क्या हमें वो एसेट वैल्यू को, उसने मुझे, मैं आपसे 2 क्वेश्चन पूछ रहा हूं, ध्यान से सुनिए. बिजनेस वैल्यू ऑफ ए कंपनी थ्रू एनी मेथड इज 100 करोड़ रुपीज. द रियल एस्टेट वैल्यू इज 50 करोड़ रुपीज एंड क्लाइंट इज सेइंग कि मैंने बहुत साल से इंटेंजिबल बनाया, ब्रांड बनाई, तो 50 करोड़ रुपए मुझे उसके और चाहिए. तो वैल्यू 100 है, 150 है या 200 है? क्यों है? अपना रीजन क्या बताइए. पर्पज इज यू कैन से स्टेक डाइल्यूशन. 20% स्टेक देना है उसको किसी को. और पर्पज इज जस्ट असर्टेनमेंट ऑफ वैल्यू. दोनों के अलग हो सकते हैं. स्टेक डाइल्यूशन लेते हैं, 10% स्टेक ऑफलोड करना है. वाई? देखिए आंसर ये मत बताइए, आंसर के साथ लॉजिक दीजिए क्योंकि आंसर का कोई मीनिंग नहीं. ओके, चलिए और किसी का कोई डिफरेंट आंसर. एक ब्रांड का क्या करेंगे? वो जो ब्रांड और वो बोल रहा है कि मेरे को मैंने डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बनाया, 400 डिस्ट्रीब्यूशन है, डीलर है. उनका डीसीएफ में कवर हो गया. डीसीएफ इज ऑलरेडी टेकिंग केयर ऑफ योर ब्रांड एंड ऑल बिकॉज़ योर सेल्स प्रोजेक्शन बेस्ड ऑन योर ब्रांड ओनली. यू डोंट हैव अ ब्रांड, योर सेल्स प्रोजेक्शन. पहली बार इतना स्ट्रांग रिप्लाई आएगा इधर. चलिए ठीक है. एनी अदर डिफरेंट व्यू? The other view can be that the asset may be when you value, sometimes the promoter is keeping the asset with him. They are re-leasing the asset to the company. You know, sometimes I have seen some cases where they have done that. सर वो तो स्ट्रक्चर की बात होगी. अभी तो हम ये मान रहे हैं कि गोइंग कंसर्न बेसिस पे बिजनेस जो है वो है, ये हमारी बिल्डिंग खड़ी है, इस बिल्डिंग पे हम रेवेन्यू कर रहे हैं, तो वैल्यू कैसे होनी चाहिए? अभी तो हम इस प्रिंसिपल डिस्कस कर रहे हैं. लैंड जो है प्रमोटर्स की है या कंपनी की? कंपनी की. ठीक है, लैंड यू कैन सी वेदर इट इज बीन यूज्ड एज सच इन द बिजनेस एंड उसका अल्टरनेटिव यूज क्या है. मतलब इफ यू कैन गेट द सिमिलर लैंड फॉर, मतलब सिमिलर वर्क इफ यू कैन डू एट 1 करोड़ और 2 करोड़ बाय टेकिंग इट ऑन रेंट, देन यू कैन पुट अप दैट पे द वैल्यू दैट 50 करोड़ इज एन एक्सेसिव वैल्यूएशन, एडिशनल वैल्यू. आप रिस्ट्रक्चरिंग में चले गए, आप ऑल्टरनेटिव यूज पे चले गए. हम ऑल्टरनेटिव पे नहीं जा रहे. बट आप, मैं समझ गया. अगर So वही लैंड अगर no, I have got the answers. I have got the answers. मैं इसका, हाँ प्लीज. Your answer is absolutely correct. जब हम वैल्यूएशन करें और मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा कि एसेट्स का क्या करें, तो उसका एक कंटिन्यूएशन में क्वेश्चन था जो हमें पूछना चाहिए था कि उस एसेट पे हम क्या कर रहे हैं. क्या उस एसेट पे ये बिजनेस चल रहा है, या फिर लेट मी चेंज अ क्वेश्चन, वो जो 50 करोड़ का एसेट है
उसमें सपोज 10 एकड़ का लैंड है, 5 एकड़ पे बिजनेस चल रहा है, 5 एकड़ वेकेंट है। अब ये एक एक्सटेंडेड क्वेश्चन हो गया। इनिशियली इफ वी प्रिज्यूम दैट द एंटायर बिजनेस इज बीइंग रन ऑन दैट, तो जो भी वैल्यूएशन डिस्काउंटेड कैश फ्लो से निकलती है उसमें फिक्स्ड एसेट्स भी आ जाते हैं, करंट एसेट्स भी आ जाते हैं, इंटेंजिबल भी आ जाते हैं, और सारे के सारे एसेट्स आ जाते हैं। अगर एक ऐसा एसेट का पोर्शन है जो सरप्लस है, जिसको नॉन ऑपरेटिंग एसेट्स कहते हैं, उसको हमें सेपरेट ऐड करना चाहिए। लेकिन अगर ऑपरेटिंग एसेट है, नो सेपरेट एडिशन इज रिक्वायर्ड। नाउ जैसे सर ने भी बोला और पीछे इन्होंने भी बोला कि कई बार क्या होता है कि 50 करोड़ का एसेट है। नाउ रियल एस्टेट में अगर हम रियल एस्टेट की मार्केट वैल्यू करें, ये तो बिजनेस कर रहा था, तो बिजनेस से तो हो सकता है कि वो रियल एस्टेट से अच्छा बिजनेस कर पाए। लेकिन अगर हम रियल एस्टेट को रेंट पे दे दें और रेंट कैपिटलाइजेशन करें, तो रेंट कैपिटलाइजेशन से शायद कभी रेंट रियल एस्टेट की वैल्यू पे पहुंच नहीं पाएंगे, क्योंकि रियल एस्टेट इतना बढ़ गया है। उस केसेस में क्या होता है, हम लोग एडवाइस करते हैं कि आप इस लैंड को हाइव ऑफ कीजिए, यहां से हटाइए अपनी कंपनी से, क्योंकि इन्वेस्टर जो आ रहा है या तो वो प्रॉपर्टी में उसका इंटरेस्ट हो तो वो आपको प्रॉपर्टी के नाम के पैसे दे सकता है। इन्वेस्टर जनरली इज इंटरेस्टेड इन योर बिजनेस एंड नॉट योर प्रॉपर्टी। एक्सेप्शंस हो सकती हैं बट जनरल स्टैंड यही है। तो अगर बिजनेस में है ना, और अगर आप 50 करोड़ की जगह बाजू में, फॉर एग्जांपल आप दिल्ली में हम लीला के अंदर काम कर रहे हैं या हम सोना रोड पे बैठे हैं, तो दोनों का लैंड का जमीन आसमान का फर्क है। कॉन्फ्रेंस तो इधर भी हो रही है और उधर भी हो रही है। सो इफ वी कैन रिप्लेस द लैंड विद अ चीपर लैंड, देन व्हाट इज पॉसिबल कि वो लैंड निकाला जा सकता है, रेंट पे लिया जा सकता है। बट वो केस तब आएगा जब मेरा एसेट एडिक्वेट अर्निंग्स नहीं जनरेट कर पाएगा। सो दैट इज व्हाई वी सी अ लॉट ऑफ डीमर्जर्स हैपन। बट इन प्रिंसिपल अगर आपको ऑब्जेक्टिव वैल्यूएशन करना है और आपने डिस्काउंटेड कैश फ्लो लगा दिया, तो आप एसेट वैल्यूएशन को लगा के वेट तो दे सकते हैं कि हमने एसेट को एक वेट दिया, बट आप ये नहीं कर सकते दिस कैन नॉट बी एडेड। इस बात को ध्यान रखना। अगर आपने सीसीएम वैल्यू लगाई और सीसीएम वैल्यू जो आपने लगाई, सीसीएम वैल्यू में क्या होता है कि माइनॉरिटी वैल्यू निकलती है। सो वहां पर क्लाइंट की एक ऑब्जेक्शन आ सकती है कि यू हैव अप्लाइड अ माइनॉरिटी मेथड। अच्छा, क्लाइंट को तो पता नहीं होता कि माइनॉरिटी क्या है, मेजॉरिटी क्या है, उसको तो उसके दिमाग में एक नंबर है, वो नंबर को अचीव कर रहा है। सो माइनॉरिटी वैल्यू जो निकलती है उसके अंदर नेचुरली जो प्रोजेक्शंस के अंदर तो बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, ब्रांड, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, मार्केट प्राइस में नॉट कैप्चर एवरीथिंग। सो इफ वी आर वैल्यूइंग ए एंटिटी विच इज हैविंग हाई लेवल ऑफ इंटेंजिबल्स, तो हमें लाइक फार्मा कंपनी के अंदर तो इंटेंजिबल बहुत है, बुक वैल्यू क्या है उसकी, कुछ भी नहीं, तो हमें उसमें फ्यूचरिस्टिक मेथड ही लगाना चाहिए। All the valuations across all stages of company follow the law of economics. कोई भी कंपनी ऐसी नहीं है जो एकदम बढ़ेगी और बढ़ती जाएगी। उसका पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड देखना जरूरी है, उसकी फ्यूचरिस्टिक पोजीशन देखनी जरूरी है, उसका स्टेज ऑफ बिजनेस देखना जरूरी है। स्टार्टअप कंपनी के वैल्यूएशन में क्या हिस्ट्री देखेंगे, तो हिस्ट्री किसकी देखनी पड़ेगी, उस पर्सन की हिस्ट्री देखनी पड़ेगी जिस प्रमोटर ने बिजनेस स्टार्ट किया है। लेकिन जैसे जैसे कंपनी आगे बढ़ती है वैसे वैसे हम फ्यूचर पे रिलाई कर सकते हैं और पास्ट को भी देख सकते हैं। सो दिस ग्राफ इज शोइंग कि स्टार्टअप, ग्रोथ कंपनीज, मैच्योर कंपनीज किस हिसाब से वैल्यू होती है, कौन सा मेथड उसमें लगाना चाहिए। टू ड्राइवर्स ऑफ वैल्यूएशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वन इज कैश फ्लोज। कंपनी को, इन्वेस्टर को कैश फ्लोज चाहिए, लिक्विडेशन नहीं हो रही है। इसलिए अगर कैश फ्लो नहीं हो पा रही है तो या तो ऑल्टरनेटिव रिस्ट्रक्चरिंग कीजिए कि इस एसेट पे इसकी कैश फ्लोज आए। और ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग में डिफरेंशिएशन बहुत जरूरी है। ऑपरेटिंग एसेट्स और नॉन ऑपरेटिंग एसेट्स में अगर गैप आएगा तो रिस्ट्रक्चरिंग करवानी पड़ेगी। नाउ आफ्टर अंडरस्टैंडिंग, अभी हम डिटेल में नहीं गए बट मैक्रो समझा है हमने, तो मैक्रो में अगर आपको वैल्यूएशन करनी है तो आपके पास क्या क्या स्किल्स होनी चाहिए। वन, यू शुड अंडरस्टैंड द वैल्यूएशन प्रिंसिपल्स। सेकेंड, यू मस्ट नो द वैल्यूएशन रिक्वायरमेंट अंडर डिफरेंट लॉज। थर्ड, यू मस्ट नो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, जैसे इंड एस आ गया। अब इंड एस 113 इज टॉकिंग ऑफ फेयर वैल्यू स्टैंडर्ड। 100 पेज का स्टैंडर्ड है, सिर्फ फेयर वैल्यू समझाता है। जिसको भी करनी है वैल्यूएशन, इंड एस 113 को पढ़िए। इंड एस 102 एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन समझाता है।
डिफरेंट इंडिया 109 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट समझाता है। तो जब आप वैल्यूएशन लॉ के अंदर करेंगे तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू अंडरस्टैंड द स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट ऑफ द लॉ। नॉलेज ऑफ टैक्सेशन एस्पेक्ट्स व्हेन यू मैंने आपको बोला फेयर वैल्यू लेनी है, तो जब फेयर वैल्यू ली, सपोज 25 करोड़ रुपए का जो नॉन ऑपरेटिंग एसेट था उसको फेयर वैल्यू किया, बट 25 करोड़ ऐड नहीं करते उसमें, 20% कैपिटल गेन माइनस करके ऐड, 20 करोड़ भी ऐड। अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सेक्टोरल डायनेमिक्स, इस टाइम पे कभी कोई पीछे टेलीकॉम अभी हालत ऐसी हो गई है कि सारी कंपनीज बैठी हुई, सेक्टर को समझना जरूरी है। कभी स्टार्टअप में ऐसा था कि पैसा रातों रातों मिल जाता था, आज की डेट में पीपल आर स्ट्रगलिंग टू अर्न मनी। सेक्टर इज इंपॉर्टेंट, फंडामेंटल वैल्यू मे नॉट चेंज बट रिलेटिव वैल्यूएशन चेंजेस वेरी फास्ट। स्ट्रॉन्ग एंड अवेयरनेस ऑफ द मार्केट मल्टीपल्स अक्रॉस इंडस्ट्रीज, ये सारी की सारी चीजें चार्टर्ड अकाउंटेंट्स कर सकते हैं और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आर बेस्ट इक्विप्ड टू डू ऑल दिस। एक मैं आपको स्लाइड दिखाता हूं कि वैल्यूएशन स्टार्ट जब हुई तो वेल्थ टैक्स जब आया तो वेल्थ टैक्स के टाइम पे वैल्यूएशन के प्रोविजंस थे, बट वैल्यूएशन वो जो होती थी ना वो बुक वैल्यू मेथड पे होती थी। आपने देखा होगा जो पहले वैल्यूएशन कर रहे थे, सीसीआई गाइडलाइंस के बारे में सुना होगा, तो कंट्रोलर एंड कैपिटल इश्यूज की गाइडलाइन आई थी 1992 में, वो रिपील हो गई। 1992 में जब सेबी आई तो सेबी ने फ्री प्राइसिंग मैकेनिज्म कर दिया। कोई भी अगर मार्केट में शेयर लिस्ट होता है तो उसकी वैल्यूएशन कैसी होती है, मर्चेंट बैंकर डिसाइड करता है, कोई वैल्यूएशन टेक्निकल नहीं होती। मर्चेंट बैंकर को लगता है कि इस जैसी कंपनी ये है, इसकी डिफरेंशिएटिंग फैक्टर ये वैल्यू होनी चाहिए। 1992 से लेकर 2010 तक कोई और वैल्यूएशन मेथड नहीं आया। तो क्या चलता गया, या तो मर्चेंट बैंकर जब लिस्टिंग करते थे तो वो कंपेरेबल कंपनीज, इंटरनेशनल कंपनीज, और हर मर्चेंट बैंकर को बेचना है तो वो अपना स्टॉक लेके बिकवा देता था स्टॉक। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने एक 1994 में टेक्निकल गाइड इशू करी, जिसको प्रैक्टिस में इंटरेस्ट है मस्ट रीड गाइड। एक 1999 में इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने अगेन एक टेक्निकल गाइड इशू करी वैल्यूएशन पे। एक 2010 में वैल्यूएशन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने बनाया। फर्स्ट टाइम नाउ व्हाट हैपेंड इन, अभी तक क्या हो रहा था 2010 तक कि वैल्यूएशन या तो जो लॉ में लिखा है उसके हिसाब से हो रही और या सीसीआई गाइडलाइंस के हिसाब से हो रही। लॉ के अंदर क्या लिखा था, क्योंकि कोई भी लॉ स्पेसिफिक था ही नहीं 2010 तक कि ना तो इनकम टैक्स में कोई ट्रांसफर ऑफ शेयर्स की वैल्यूएशन की रिक्वायरमेंट थी, ना इश्यू ऑफ शेयर की रिक्वायरमेंट थी, कोई वैल्यू ना कैपिटल गेन वाला इशू था इस केस में वैल्यूएशन में, ना ही कोई एफडीआई गाइडलाइंस थी। एफडीआई गाइडलाइंस भी सीसीआई पे करती थी। So 2010 is a very big milestone in the history of valuation when first time RBI prescribed discounted cash flow method. और RBI ने discounted cash flow कर तो दिया बट कैसे करना है ये नहीं बताया। So confusion again कि जिसको जो समझ में आया, जो डिस्काउंट रेट, ग्रोथ रेट, कंपनी, इंडस्ट्री जो लगा के दे दिया था। और रेगुलेटर ने भी कुछ एक्सेप्ट कर ली, कुछ 3-4 साल के बाद कुछ लोगों को अब नोटिस आ रही, बिकॉज रेगुलेटर को आती है वैल्यूएशन, नहीं आती। जुडिशरी को आती है, नहीं आती। इंडस्ट्री को आती है, नहीं आती। प्रोफेशनल को आती है, नहीं आती। किसी को आता ही नहीं। तो सब लिमिटेड लर्निंग से, और हुआ क्या कि वैल्यूएशन को कभी ना फोकस स्ट्रीम नहीं समझा, एंसिलरी किया। ऑडिट्स कर रहे हैं, क्लाइंट ने दे दिया, भाई साहब कर दो। सो इट वाज नेवर सीन एज ए कोर एरिया। एंड व्हेन दिस डिस्काउंटेड कैश फ्लो केम इन 2010, तो लोग सोचने लगे कि डिस्काउंटेड कैश फ्लो क्या चीज है, बिकॉज जो बिग फोर्स थे उन्होंने तो रिकमेंड किया है डिस्काउंटेड कैश फ्लो इज अ ग्लोबली एक्सेप्टेड मेथड, हमें लगाना चाहिए। सो 2010 में पहली बार आरबीआई गाइडलाइंस में डीसीएफ मेथड प्रिस्क्राइब हुआ। देन 2009 एंड 10 अगेन में इसॉप के केस में पहले फ्रिज बेनिफिट टैक्स लगता था, 2007-8 में आया था। उसके बाद इसॉप में जब हम एम्प्लॉय को शेयर देते हैं, परक्विजिट देते हैं, तो उसको टैक्स लगता है, उसका टीडीएस काटना पड़ता है। तो उस टाइम पे इसॉप की वैल्यूएशन इनकम टैक्स के अंदर आई। फिर ट्रांसफर ऑफ शेयर 2009 में आया फर्स्ट टाइम में कि इनकम टैक्स स्टेटेड इफ यू ट्रांसफर एनी शेयर्स, तो आप एक मिनिमम वैल्यू से ट्रांसफर नहीं कर सकते। वो मिनिमम वैल्यू क्या थी, बुक वैल्यू मेथड। क्यों किया था, क्योंकि एंट्री का काम चलता था, ट्रांजेक्शन्स आती थी, ह्यूज प्रीमियम पे अलॉटमेंट हो जाती थी, बहुत सारे इश्यूज थे।
तो इनकम टैक्स ने एक मिनिमम प्राइस लगाया। उसके बाद 2013 में एक मैक्सिमम प्राइस भी लग गया इनकम टैक्स में, दैट इफ यू इशू एनी शेयर, जैसे ज्यादा कैपिटल बनती है तो ज्यादा कैपिटल पे ज्यादा स्टैंप ड्यूटी देनी पड़ती है, तो कम कैपिटल बनती है तो कम स्टैंप ड्यूटी देनी पड़ती है। तो 10 रुपए के शेयर को 2000 रुपए पे अलॉट कर दिया। इनकम टैक्स ने एक लॉ लाया कि क्या ये 2000 रुपए जस्टिफाइड है या नहीं। 2013 में एक मैक्सिमम लॉ आया कि अगर ये वैल्यूएशन एक मेथड से नहीं निकल सकती, वो मेथड डीसीएफ मेथड डाला। तो डीसीएफ मेथड के ज्यादा आज आप किसी कंपनी में इशू नहीं कर सकते शेयर्स। 2013 के अंदर रजिस्टर्ड वैल्यूअर का ड्राफ्ट प्रोविजन है। 2016 में इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स स्टार्ट है, इंडेस, जिसने फेयर वैल्यू पे किया, और 2016, 17, 18 3 साल का ग्रेड बनाया। 16 से बड़ी कंपनीज के लिए आया, फिर 17 लिस्टेड कंपनीज और 500 करोड़ की नेटवर्क वाला आया, और 1 अप्रैल 2016-18 में 250 करोड़ से ऊपर जो भी कंपनी है नेटवर्क, सब पे इंडेस लगे एंड ऑल लिस्टेड कंपनी। 2017 में 2 मेजर चीजें जो हुई हैं, क्या वी कैन से वन ओनली, कि एक तो इंडेस का पोर्शन आया जो कंटिन्यू हुआ, बिकॉज हम लोग के पास ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल एकदम टॉप क्लाइंट आ रहा है, हम लोग के पास एक स्मॉल कैप्स आ रही है। तो स्मॉल कैप में इंडेस आते आते अभी भी बहुत कंपनीज है जिसपे नहीं लगा, क्योंकि हम सबकी कंपनीज ऐसी होंगी जो 250 करोड़ वाली नेटवर्क आज बहुत कंपनीज की है, कोई बहुत बड़े नंबर नहीं है। सो उस पे वैल्यूएशन अभी 1 अप्रैल 2018 से शुरू होगी। 18 अक्टूबर को रजिस्टर्ड वैल्यू रूल्स आ गए, और रजिस्टर्ड वैल्यू रूल ने वैल्यूएशन को एक प्रोफेशन बना दिया। सारे कोड ऑफ कंडक्ट, लायबिलिटी, सिस्टम्स, डिस्क्लोजर्स, गवर्नेंस, रिपोर्टिंग, सारे के सारे लोग, वो मैं रजिस्टर्ड वैल्यू आपको अलग से डिस्कस करूंगा। और 1 अप्रैल 2017 को इन्होंने क्या किया, जो मिनिमम वैल्यू का प्रोविजन आया था 2009 में, दैट इफ यू ट्रांसफर शेयर्स ऑफ एन अनलिस्टेड कंपनी टुडे, तो पहले बुक वैल्यू पे ट्रांसफर करते थे, विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2017 वो वैल्यू फेयर वैल्यू रिप्लेस कर दी गई। सो है तो बुक वैल्यू ही, लेकिन बुक वैल्यू के अंदर जो एसेट्स हैं, इन्वेस्टमेंट्स है तो इन्वेस्टमेंट की फेयर वैल्यू करनी पड़ेगी, लैंड है तो लैंड की फेयर वैल्यू। तो पहले अगर लैंड की कंपनी होती थी, शेयर ट्रांसफर करके ट्रांसफर कर देते थे। टुडे इफ यू ट्रांसफर द शेयर ऑफ ए कंपनी, यू हैव टू कंसिडर द सर्कल रेट ऑफ द लैंड। सो 1 रुपए का सर्कल रेट आप नहीं बचा सकते आज की रेट में। यू हैव टू कंसिडर, इफ यू ट्रांसफर द एसेट्स डायरेक्टली, व्हाट इज द वैल्यू, if you transfer the assets indirectly through transfer of shares, valuation norms remain the same. तो सर्कल रेट पे लैंड लेना पड़ेगा, ज्वेलरी का मार्केट रेट लेना पड़ेगा, और इन्वेस्टमेंट्स को अगेन इस बुक वैल्यू बेसिस पे करना पड़ेगा। सो वैल्यूएशन में प्रोविजंस आ रहे हैं, चीजें आ रही हैं जिसमें बहुत सारी चीजें डायनेमिकली चेंज हो रही है। फर्स्ट मेथडोलॉजी पे स्टार्ट करते हैं, डिस्काउंटेड कैश फ्लो। व्हाट एग्जैक्टली इज डिस्काउंटेड कैश फ्लो, और हमें क्यों समझनी चाहिए, क्यों डीसीएफ करना चाहिए। फर्स्ट थिंग इज कि डीसीएफ में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। वन, इट इज अ फॉरवर्ड लुकिंग एक्सरसाइज एंड इट इज फोकसिंग ऑन कैश जनरेशन। डिस्काउंटेड कैश फ्लोज में जैसे हम जब कंपेरेबल कंपनी मल्टीपल लगाते हैं, तो हम क्या करते हैं कि कंपेरेबल कंपनी में हम पी लिया और पी मल्टीपल लगा दिया, पैट लिया, पैट का पी मल्टीपल। नाउ पैट और कैश फ्लो में क्या डिफरेंस है, पैट में नॉन कैश आइटम्स को एडजस्ट किया हुआ है, मतलब उसमें हमने एक्चुअली में कंपनी का प्रॉफिट ज्यादा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट और एबिटा। बट पैट मल्टीपल जब लगाते हैं तो वो नॉन कैश फैक्टर्स जो हैं वो इंक्लूड हो जाते हैं। तो इसलिए जब हम मल्टीपल लगाते हैं देन वी प्रेफर अप्लाइंग एन एबिटा मल्टीपल, बिकॉज किसी कंपनी में डेट ज्यादा होती है, किसी में कम होती है, किसी में इंटरेस्ट ज्यादा होता है। So EBITDA is the operating profits of the company, which is always better than using P multiple. But here DCF is done in a manner that DCF considers only cash flows and not the amortizations or depreciation. Second, DCF recognizes the time value of money. आज एक कंपनी 100 रुपीज का प्रॉफिट करती है, सो वी से कि 20 टाइम का मल्टीपल मिलना चाहिए, तो 2000 रुपए की वैल्यू होगी।
लेकिन 2000 रुपए की वैल्यू कैसे हुई? हमने कहा 20 साल तक ये कंपनी चलेगी, बट वी हैव नॉट कंसिडर्ड द डिस्काउंटिंग फैक्टर। आज की डेट में जो हम अर्न कर रहे हैं और 10 साल के बाद अर्न करेंगे तो उसमें बहुत फर्क आ जाएगा। डिस्काउंटिंग अगर हमने 10 साल के बाद जो अर्न किया उसकी अगर आज वैल्यू कर रहे हैं, बिकॉज व्हाट इज द वैल्यूएशन डेट टुडे, तो वैल्यूएशन नंबर विल कम हाउ मच, मे बी 40% ऑफ व्हाट वी हैव प्रोजेक्टेड 10 years ago। ऑपरेटिंग साइनर्जीज इसमें कंसीडर हो जाती हैं, टेंजिबल इंटेंजिबल एसेट्स कंसीडर हो जाते हैं। डिस्काउंटिंग रेट के लिए क्या कॉन्सेप्ट है? अभी आएंगे एग्जाम्पशन, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज डीसीएफ इज गुड टू द एक्सटेंट द प्रोजेक्शंस आर। प्रोजेक्शंस से कैश फ्लोज निकलती है, उस कैश फ्लोज को हम डिस्काउंटिंग करते हैं डिस्काउंटिंग रेट पे। अब प्रोजेक्शन 20 साल की तो बना नहीं सकता कोई, किसको क्या पता 4 साल 5 साल के बाद क्या होगा, इंडस्ट्री इज चेंजिंग सो फास्ट। तो एक फिक्स टाइम प्रोजेक्शंस बनती है, उसके बाद उसको हम परपेचुइटी कर देते हैं, एनुअलाइज कर देते हैं। So we will discuss, but it is good and it represent control value, but projections validation is the most critical part. Now the challenge here would be, at times company will give you projections, then company कहेगी मुझे मेरा business पता है, so you consider these projections and maybe the company will not change those projections, but as a value और हमारे हाथ में discount rate है। Considering the nature of the projections, we can increase the discount rates. जितना discounted बढ़ता जाएगा, उतनी valuation कम होगी। Projections validation, who is doing it? The projection, basically projections can be always changed and Why? on the सर देखिए हम तो प्रोफेशनल्स हैं, अगर एक कंपनी की कैपेसिटी 100 टन बनाने की और 95 टन वो बना रही और वो कहती है कि मेरे को प्रोजेक्शन में 200, 500, 1000 टन बना, तो कैपेक्स लगेगा और कंपनी कैपेक्स नहीं दिखाती। मैं बस ये कह रहा हूं, हमें उस कंपनी के, बिकॉज कंपनी जिसको वैल्यू ज्यादा चाहिए वो व्हाट इज कैश फ्लोज? कैश फ्लोज इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ द कैश इनफ्लोज एंड कैश आउटफ्लोज। इनफ्लो एंड आउटफ्लोज में जिसको ज्यादा चाहिए वो कहेगा इनफ्लो ज्यादा आएगी और आउटफ्लो कम होगी। वी हैव टू बैलेंस। हाउ कैन यू बैलेंस? यू कैन बैलेंस बाय कंसिडरिंग द बिजनेस मॉडल्स, ऑपरेटिंग मार्जिन। एक इंडस्ट्री में 4% का मार्जिन है, कंपनी 16% दिखाती है, वो कहती है मेरा यूनिक प्रोडक्ट है, तो आपको टू द एक्सटेंट पॉसिबल उसकी डिटेल में जाना पड़ेगा और अपने को, बिकॉज वी आर प्रोफेशनल्स, एटलीस्ट वी कैन अंडरस्टैंड कि इस बात में वेट है या नहीं, थोड़ा टाइम देना पड़ेगा उस चीज को। I mean to say basic thing is the sale projection. जैसे हम प्रोजेक्ट करते हैं, we are doing for discounting for 10 years, 20 years. वो आगे projections, I think they are always to some extent there is estimation that there is. Yes, there is estimation. उसमें फिर basically हमेशा मैनेजमेंट कहेगी मेरी बढ़ा दो, आपको थोड़ी कम होगी, रियलिस्टिक नहीं होती, there is competition also, something else may happen, government regulation आ जाए, you will may not achieve the sale at all. बात ठीक है आपकी सर कि फ्यूचर में क्या होगा तो किसी को नहीं पता, लेकिन जिस दिन आप वैल्यूएशन कर रहे हैं उस दिन की सर्टेनिटी होनी चाहिए। मैं आपको अभी कुछ पॉइंट्स दूंगा, उसके लेट मी कंप्लीट दिस डीसीएफ पार्ट, काफी क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाएंगे, उसके बाद हम और डिस्कस करते हैं। सो एसेंशियली व्हाट डीसीएफ इज डूइंग, इफ डीसीएफ इज वैल्यूइंग द कंपनी टुडे बेस्ड ऑन द कैश फ्लोज इन फ्यूचर आफ्टर ऑल इट्स capital expenditure and operating expenditure is met, right? हमें क्या करना है डीसीएफ करने के लिए? What should be the typical process of doing a DCF? सबसे पहले हमें सर बिजनेस मॉडल समझना है। मैं एक्चुअली आपको बता रहा हूं, अगर 100 लोग वैल्यूएशन कर रहे हैं ना, तो 90 लोग बिजनेस मॉडल नहीं समझते। एक प्रोजेक्शन दी जाती है, उस प्रोजेक्शन पे, क्योंकि इट इज ए मैटर ऑफ योर टाइम एंड फीस, हाउ मच फीस यू आर गेटिंग, how much time you are giving, and whether it's your core area or it's an ancillary area. If we do not understand the business model, आप वैल्यूएशन कर ही नहीं सकते। आपको उसके शुगर इंडस्ट्री 6 महीने चलती है साल में, और एक कंपनी आती है वो हर महीने बढ़ा के देती है, जिसको ये नहीं पता कि वो शुगर इंडस्ट्री साइक्लिकल है, वो वैल्यूएशन क्या करे?
हो क्या गया है कि वैल्यूएशन हैज टर्न्ड इनटू मोर ऑफ एन एक्सेल, कि एक्सेल बनता है, प्लस माइनस होता है, नंबर माइंड में होता है. दैट इज नॉट द वे ऑफ डूइंग इट. फर्स्ट थिंग इज अंडरस्टैंड द बिजनेस मॉडल. अपने क्लाइंट से भी समझिए और क्लाइंट से समझ के कंपेरेबल कंपनीज को भी देखिए कि अगर ये क्लाइंट कह रहा है कि 14% का मार्जिन है तो कंपेरेबल कंपनीज का 1% 2% तो चेंज हो सकता है, बट कंपेरेबल कंपनी का ऐसे कैसे हो सकता है कि किसी का 40 है किसी का 2 है. ये भी देखिए कि कंपनी क्या करती है, जो बेस्ट इंडस्ट्री, जो बेस्ट कंपनी सूटेड है वो कहेगा भाई मेरा कंपेरेबल है. एक इंडस्ट्री है जो 40% मार्जिन है, उसके बाद इंटेंजिबल्स हैं, प्रोप्राइटरी एसेट्स है, पेटेंट्स हैं, आपके पास कुछ नहीं. आपने कहा कि भाई वाला मेरा कंपेरेबल ले लो. जब इन केस कंपेरेबल नहीं समझ में आता, डोंट कंसीडर कंपेरेबल, डू अ स्टैंडर्ड. तो अंडरस्टैंड बिजनेस मॉडल, आइडेंटिफाई बिजनेस साइकिल, एनालाइज द हिस्टोरिकल फाइनेंशियल परफॉर्मेंस. आज तक कभी 12% से ज्यादा नहीं किया, कभी ग्रोथ ही नहीं होती कंपनी की, लेकिन फ्यूचर में वो इतनी ग्रोथ दिखाता है कि सारी चीज वही पूरी इंडिया के अचीव कर लेगा. वी हैव टू सी द फेस ऑफ द पर्सन ऑल्सो, वी हैव टू सी द हिस्टोरिकल अचीवमेंट ऑल्सो. इंडस्ट्री ट्रेंड क्या आ रहे हैं, फ्यूचर ग्रोथ प्लान है तो कैपेक्स लगेगा कि नहीं लगेगा. बिना कैपेक्स के अगर कैपेसिटी आपकी बोले आप बढ़ नहीं सकते. सेग्रीगेट करना पड़ेगा बिजनेस और नॉन ऑपरेटिंग एसेट्स को. बिजनेस प्रोजेक्शंस क्रिएट करनी पड़ेंगी, डिस्काउंट करना पड़ेगा और सरप्लस एसेट्स को दोबारा ऐड करना पड़ेगा. लायबिलिटीज को, कॉन्टिजेंट लायबिलिटीज को माइनस करना पड़ेगा. टिपिकली इस तरीके का प्रोसेस चलता है कि हम फैट से स्टार्ट करते हैं, फैट के अंदर हम टैक्स माइनस करते हैं, नॉन कैश कॉस्ट जो होती है वो ऐड बैक करते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस करते हैं, नॉन कैश वर्किंग कैपिटल माइनस करते हैं, इंटरेस्ट को फिर हम पोस्ट टैक्स माइनस करते हैं क्योंकि इंटरेस्ट में टैक्स बेनिफिट मिल जाता है. टर्मिनल वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, टर्मिनल वैल्यू को दोबारा ऐड करते हैं, डिस्काउंट करते हैं वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे, वैल्यू करते हैं फर्म को, नेट डेट को माइनस करते हैं क्योंकि पहले फर्म की वैल्यू निकलती है फिर इक्विटी की वैल्यू निकलती है, और वो जो फाइनल वैल्यू होती है वो इक्विटी शेयर होल्डर्स की वैल्यू निकलती है. टिपिकली जब एक कोई प्रोजेक्शन बनती है तो इस तरीके का सिनेरियो बनता है कि ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4 एंड ईयर 5. नाउ जनरली 5 years is a decent period until and unless there are companies which are into say tall business जहाँ पे 20-20 साल का उनका राइट्स रहते हैं. So if there are long term contracts then you can take long term projections. Or if there are startup companies which take a longer gestation period, जैसे जो हम अभी देख रहे हैं कि इतना ज्यादा बर्न रेट है, इन्वेस्टर्स आर पुटिंग मनी, आप सारी कंपनीज लॉसेस के अंदर है, तो उनको अगर आप 3 साल 5 साल पे करोगे नहीं होगा. उनके केस में आपको शायद 7 साल 10 साल का होराइजन लेना पड़ेगा. नाउ व्हाट हैपेंस कि सपोज हमने 5 साल का कंसिडर किया प्रोजेक्शन. नाउ आफ्टर द पीरियड ऑफ 5th year ऐसा तो नहीं होगा कि वैल्यू 0 हो जाएगी, बट व्हाट विल बी द वैल्यू, द वैल्यू विल बी द परपेचुइटी वैल्यू. तो हमें क्या करना पड़ेगा, लास्ट ईयर पे जाके कैपिटलाइज करनी पड़ेगी एक बल्क वैल्यू. और अगर आप ये ट्रेंड देखें, द परपेचुइटी वैल्यू इज वेरी वेरी सेंसिटिव. परपेचुइटी वैल्यू में अगर आपने ग्रोथ रेट को 1% चेंज कर दिया तो वैल्यू जो है 100-200 करोड़ रुपए ऊपर नीचे हो जाएगी. So perpetuity value can constitute as much as 70-80% of your total value. So we should be very very clear when we are doing perpetuity value. And perpetuity value generally उस साल में लगाई जाती है जिस साल में ग्रोथ स्टेबलाइज हो जाती है. कंपनी बढ़ रही थी बट लाइफ टाइम थोड़ी बढ़ेगी, कभी तो रुकेगी. तो अगर आप लास्ट ईयर में भी बहुत ग्रोथ दिखाते हैं, लाइक 40% पे कंपनी बढ़ी, फिर 30 पे बढ़ी, फिर 25 पे बढ़ी, अगर 25% पे आप परपेचुइटी लगा देंगे ना, वैल्यू विल बी वेरी वेरी सिग्निफिकेंट. यू शुड इंक्रीज द इयर्स ऑफ प्रोजेक्शन एंड लेट इट रीच एट ए लेवल वेर इन द ग्रोथ इज नॉट मोर देन 10%. वाई 10% मैं आपको बताऊंगा. 3 इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स जो पूरे डीसीएफ के अंदर है. फर्स्ट इज फ्यूचर फ्री कैश फ्लोस, जिसमें हमें कंपनी के साथ वैलिडेशन में दिस ऑल इज प्रोवाइडेड बाय द कंपनी. सीए इज नॉट सपोज टू मेक दिस, बट वी आर सपोज टू वैलिडेट दिस. सेकेंड इज प्रेजेंट वैल्यू डिस्काउंटिंग ऑफ द फ्यूचर कैश फ्लोस. और एसेंशियली एक क्वेश्चन आया कि डिस्काउंट रेट क्या होना चाहिए. डिस्काउंट रेट एक्सपेक्टेशंस ऑफ द इन्वेस्टर होना चाहिए.
मतलब अगर एक कंपनी ऐसी है जिसमें सिर्फ बैंक ने पैसा लगाया है तो उसकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल 12% है। अगर एक कंपनी ऐसी है जिसमें प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट है या स्टार्टअप कंपनी है तो उसकी कैपिटल का डिस्काउंट रेट में भी 20-22%। अगर एक कंपनी ऐसी है जिसमें 50-50 है, 50% डेट है, 50% इक्विटी है, तो 12% का 50% 6% और 22% का 50% 11%, it becomes 17%. So what are the standard criteria to? I'll tell on that. Third important thing is perpetuity valuation, जो मैंने आपको समझाया कि perpetuity valuation जब हमें लगानी है तो perpetuity valuation ठीक समय से लगानी है। तीनों पैरामीटर्स को मैं वन बाय वन ले रहा हूं। फर्स्ट इज कैश फ्लोज। कैश फ्लोज में दो तरीके की कैश फ्लोज निकल सकती हैं। एक कैश फ्लो फर्म की निकल सकती है, एक कैश फ्लो इक्विटी की निकल सकती है। if we make the projections in a manner that we have considered the repayment of debt, then it's a cash flow for the equity. And if we have not considered the repayment of debt, then it's a cash flow for firm. तो हमें ये बहुत जरूरी है समझना। जनरली हम प्रैक्टिकली फ्री कैश फ्लो टू फर्म लगाते हैं। फ्री कैश फ्लो टू फर्म से एक एंटरप्राइज वैल्यू निकलती है, एंटरप्राइज वैल्यू से हम बाद में डेट माइनस करते हैं और इक्विटी वैल्यू भी आती है। फ्री फ्यूचर कैश फ्लोज में मैंने 2-3 बार आपको बोला कि वैलिडेट करना चाहिए, बट वैलिडेट कैसे करना चाहिए ये कुछ पॉइंट्स हैं उसके। फ्यूचर कैश फ्लो शुड रीजनेबली कैप्चर द ग्रोथ प्रोस्पेक्ट, पास्ट परफॉर्मेंस must be seen, the operating profit margins must be seen, the competition must be seen. कई बार कंपनी डिसकंटिन्यू कर देती है किसी बिजनेस को या फिर नए बिजनेस को ऐड कर देती है। कहीं ऐसे तो नहीं हो रहा कि डिसकंटिन्यू कर दिया बिजनेस बट प्रोजेक्शंस के अंदर आ गया, नया बिजनेस ऐड किया बट बहुत एग्रेसिवली ऐड कर दिया, बिकॉज व्हेनेवर ए न्यू बिजनेस विल गेट एडेड देयर विल बी अ जेस्टेशन पीरियड। योर बिजनेस कांट जस्ट स्टार्ट जनरेटिंग। और अगर आप एक साल आगे कर देते हैं प्रोजेक्शंस और एक साल पीछे कर देते हैं तो वैल्यूएशन ड्रास्टिकली चेंज करता है। How do you consider the past performance in typically the today's model of startups and all, and the growth also which you are saying, the growth aspect of a startup is 3x 5x in a year. देखिए स्टार्टअप इस तरीके से वैल्यू नहीं होता है, तो स्टार्टअप इज नॉट मेंट फॉर डिस्काउंटेड कैश फ्लो। जब हमने पीछे स्लाइड दी थी ना तो स्टार्टअप में मैं स्टार्टअप को अलग से एक बार डिस्कस करता हूँ कि फ्लो थोड़ी टूट जाएगी। तो बिजनेस एक्सपेंशन में वी हैव टू सी द स्टेट ऑफ, जैसे सर कैपेसिटी उसकी पूरी होगी, वो कहेगा मैं तो कल ही लगा रहा हूँ कल 6 महीने के बाद अर्निंग शुरू, बट वैल्यूएशन डेट पे कुछ है कि नहीं है, पैसे ही नहीं है। तो किताब के अंदर तो आप कुछ भी डाल लीजिए सर, बट state of execution at the time of valuation must be given adequate weight. If profits are to be realized after a reasonable period of time or if material amount is to be incurred, then दोनों ही चीजों को देखना जरूरी है। कंपनी जो साइक्लिकल है उसको उस तरीके से देखना जरूरी है। और कई बार क्या होता है कि कंपनी में ना डिफरेंट बिजनेसेस होते हैं, लाइक वन कंपनी इज डूइंग शुगर बिजनेस ऑल्सो, वन कंपनी इज डूइंग फार्मा बिजनेस ऑल्सो। तो हमें क्या करना चाहिए, हर डिवीजन को अलग करना चाहिए, बिकॉज फार्मा सेक्टर के अलग बेसिस है, शुगर सेक्टर का अलग बेसिस है, तो हमें वी कॉल इट एसओटीपी वैल्यूएशन। लेट्स कम टू द सेकंड पॉइंट। कंपनी कहती है कि मेरा प्रोजेक्शन जो भी है वो यही है, आपको तो इसी पे वैल्यू करना है। सो व्हाट यू कैन डू, यू हैव अ वेरी पावरफुल टूल इन योर हैंड, दैट इज द डिस्काउंटिंग रेट। डिस्काउंटिंग रेट किस पे होता है वो मैंने आपको एक लेमैन पर्सपेक्टिव में समझा दिया कि जितनी कैपिटल की एक्सपेक्टेशन है उतना है। अब साइंटिफिकली देयर इज अ, सो दिस इज अ, वी हैव टू डिस्काउंट ऑन वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल व्हिच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ इक्विटी एंड डेट, राइट। एक बात ध्यान रखिएगा, कई बार क्या होता है कि हम वैक लगा देते हैं while applying free cash flow to equity, और सपोज हमें वैक लगाना है स्टार्टअप कंपनी के केस में, तो स्टार्टअप कंपनी के केस में वैक इज एक्चुअली द कॉस्ट ऑफ इक्विटी, बिकॉज स्टार्टअप को कोई डेट तो देता नहीं है, इट इज जस्ट इन्वेस्टेड ड्रिवन। सो इन केस ऑफ ए स्टार्टअप द कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज इवन हायर व्हेन वी अप्लाई। इफ देयर इज साइन डेट में तो कोई इशू ही नहीं है, क्योंकि डेट का रेट तो जो बाजार से हमें लोन मिला उसका हमने रेट ले लिया।
Is there a scientific method for calculating cost of equity? Yes. It is called as capital asset pricing model. हमने सब अपनी बुक्स में पढ़ा था, अब कितना ध्यान है वो तो लगे। और इनफैक्ट उसको प्रैक्टिकली चेंज करके हमने क्या किया, मॉडिफाइड कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल बनाया। नाउ व्हाट इज मॉडिफाइड कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल? इसको अगर मैं एक लेमैन पर्सपेक्टिव में बोलूं तो ये इन्वेस्टर की एक्सपेक्टेशन है। अगर आज आप एक लिस्टेड कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हो तो जिस तरीके से मार्केट चल रही है, कह रहे 15-20% रिटर्न मिल जाएगी। अगर आप ब्लू चिप में करते हो, यू डोंट इन्वेस्ट इन स्पेक्युलेटिव कंपनीज, आप एकदम सेंसेक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करते तो 15% रिटर्न तो मिल जाएगी, हमें एक्सपेक्ट कर सकते, ज्यादा भी मिल सकती। आप लास्ट 20 साल की हिस्ट्री ले लीजिए, तो 20 साल की हिस्ट्री में व्हाट इज द रिटर्न? इट कम्स अबाउट 17%. सो द फॉर्मूला ऑफ केई इज रिस्क फ्री रिटर्न प्लस बीटा into market rate minus risk free return plus company specific risk premium plus small company risk premium. Risk free return आज की डेट में 6% है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंश्योर करती है, लॉन्ग टर्म 10 ईयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बॉन्ड्स। बीटा इज द रिलेटिविटी कि अगर आज की डेट में मेरा प्राइस 10 रुपए बढ़ता है कंपेयर टू मार्केट क्या है, इफ मार्केट मूव्स 10% एंड माई शेयर मूव्स 5%, आई एम अ लेस बीटा कंपनी। And if it increases by 10%, the beta is 1. If it increases by 20%, beta is more than 1. If it increases by less than 10%, beta is less than. For the sake of convenience, let us presume beta is 1. And risk-free rate is 6%. Market rate is 17%, which is the long-term BSE return. RM minus RF is risk premium, which is 17 minus 6%, that is 11%. 11% multiplied by beta 1 is again 11%, plus 6% is 17%. तो जनरल कॉस्ट ऑफ इक्विटी 17% है। अब आज की डेट में आपको अपना पैसा बाजार में देना है, रिस्क है उसके अंदर, तो आप और ज्यादा एक्सपेक्ट करोगे। रियल एस्टेट वाला 2% महीने में देते हैं, सबको पता क्यों देते हैं? बिकॉज स्मॉल कंपनी है, उसमें रेट बढ़ता है। So if we see that company has made very aggressive projections, we use this company specific risk premium. Company specific risk premium may be 0 if we are fully satisfied with the projections. Company specific risk premium may be 5%. कोई गाइडलाइंस नहीं है, ये वैल्यू को डिसाइड करते हैं। और स्मॉल कंपनी रिस्क प्रीमियम इज बिकॉज हम सेंसेक्स की रिटर्न से कंपेयर कर रहे हैं, तो जनरली हमारी जो कंपनी स्मॉल कैप है, स्मॉल कैप का रेट ज्यादा होता है, बट वी हैव कंपेयर्ड विद सेंसेक्स, तो हम स्मॉल कंपनी दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते। सो दिस इज डिस्क्रिशनरी, कोई साइंटिफिक प्रोसेस नहीं है, लेकिन हमें एक लॉजिकल लेवल पे इसको करना चाहिए। एनी क्वेश्चंस ऑन कॉस्ट ऑफ इक्विटी? ये मॉडल हम लिस्टेड कंपनी में लगाएंगे, नॉन लिस्टेड में लगा सकते हैं? लिस्टेड कंपनी बीटा वगैरह में काम मिलेगा कंपेरेबल कंपनी से। देखिए वैल्यूएशन तो हम अनलिस्टेड की कर रहे हैं, वैल्यूएशन लिस्टेड की नहीं कर रहे हैं, बिकॉज हमारा ऑब्जेक्टिव शेयर खरीदना नहीं है कि हम बाजार में ये देख रहे हैं कि ये शेयर इतने का है, कितना होगा। आवर ऑब्जेक्टिव इज टू डू अ फंडामेंटल वैल्यू। सो जब बीटा होता है वो कंपेरेबल कंपनीज का लिया जाता है। हाँ जी, इक्वल माना जाता है। मैं एक मिनट परपेचुइटी पे आता हूं। तो परपेचुइटी में क्या है कि परपेचुइटी इज अ लार्ज पोर्शन ऑफ द टोटल वैल्यू, और परपेचुइटी में हम क्या करते हैं कि लास्ट ईयर की कैश फ्लो लेते हैं और लास्ट ईयर की कैश फ्लो को एक ग्रोथ रेट से मल्टीप्लाई करते हैं और उसको हम डिवाइड करते हैं वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल माइनस ग्रोथ रेट। दिस इज कॉल्ड एज गॉर्डन मॉडल और लार्जली एक्सेप्टेड है यही मॉडल। ग्रोथ रेट कितनी होनी चाहिए, दैट इज वन क्वेश्चन। So growth rate typically should be the maximum for a growth rate is the long term GDP of a country. तो अगर हम इंडिया की बात कर रहे हैं, अभी तो चलो 5.7 टेम्पररी है, बट हम कह सकते हैं 7% के करीब, 7% में भी 8% ऑल्सो इज अ लॉन्ग टर्म GDP। उसमें एक मैक्सिमम है। तो जनरली व्हेन वी डू वैल्यूएशन वी टेक एन एवरेज ऑफ मे बी 4%। इफ इट्स अ कंपनी विच इज ग्रोइंग year on year, 4% is okay. If it's a startup company which has huge potential,
वी मे टेक इट 5%. जनरली 5% से ज्यादा नहीं लिया जाता है, क्योंकि इट इज, आई मीन, द मोमेंट यू चेंज दैट ग्रोथ रेट, वैल्यू विल गो सिग्निफिकेंटली. नाउ व्हेन वी कंसीडर द लास्ट ईयर कैश फ्लोज, तब उसमें कैपेक्स क्या होगा? तो कैपेक्स में हम डेप्रिसिएशन जो लास्ट ईयर की आ रही होती है, हम उस डेप्रिसिएशन को ही कैपेक्स के लिए यूज कर लेते हैं. अब आप क्या कह रहे थे? इन डेज में कोई क्लैरिटी नहीं है इस पॉइंट में, एंड दिस इज द एक्सेप्टेड प्रिंसिपल ऑफ वैल्यूएशन. देखिए, जब आप कोई फ्यूचर में अर्निंग करेंगे तो कुछ तो डेप्रिसिएशन लेंगे ना, कुछ तो कैपेक्स लेंगे. कंपनी कैपेक्स तो लेनी होती बिकॉज लास्ट ईयर में कंपनी स्टेबलाइज हो गई है. तो कंपनी विल से कि कोई मेरा कैपेक्स नहीं है, बट जितना डेप्रिसिएशन है उतना तो वियर एंड टियर मानोगे ना. इसमें सो यस, बिजनेस मॉडल के अंदर या बिजनेस मॉडल के अंदर हाँ. जो बेसिकली इनपुट आपका मटेरियल है, लाइक सीमेंट के अंदर पेटको जो भी यूज होता है, गवर्नमेंट बैन कर दिया है, तो उसके सारे प्रोजेक्शन चेंज हो जाएंगे. तो उसको कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, तो हाउ डू वी फोरकास्ट इन द कैश फ्लो? सर जिस दिन वैल्यूएशन कर रहे हैं उस दिन के हिसाब से कर सकते हैं, उसके आगे तो कुछ मुझे नहीं. पता नहीं है कि सर 2 साल बाद क्या होने वाला गवर्नमेंट. मैंने आपको देखिए, बिल्कुल जब भी माइंड में क्वेश्चन आए ना, एकदम वैल्यूएशन डेफिनेशन पे चल जाए. वैल्यूएशन डेफिनेशन में वैल्यूएशन डेट की बात है. आप वैल्यूएशन डेट के बाद कल गवर्नमेंट गिर जाए, इकोनॉमी चेंज हो जाएगी, आप प्रोजेक्शन की क्या बात है? योर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू बी सीन ऑन द डेट ऑफ वैल्यूएशन. डेट पे अगर आपने फोर्सी किया और उस टाइम पे कुछ था तो ठीक है. वैल्यूएशन डेट पे कोई चीज नहीं है सर, आप और मैं क्या कर पाएंगे? कुछ नहीं कर. Sir, ये perpetuity rate है जो, when you put 4-5% growth, but actually when you see any company in a stock exchange में देखते हो, इतनी कंपनियां 4-5 साल से उनकी सेल ही नहीं बढ़ी, बिल्कुल सेम ही सेम है. यहाँ तो हम फॉर्मूला लगा देते हैं, 5% लगा दिए, तो वैसे एक्चुअली में तो होगा नहीं ना कभी. सर भाई मैंने बोला, जब आप प्रोजेक्शन बनाएंगे ना तो आप तो परपेचुइटी पे चलेंगे. इनफैक्ट जिस कंपनी की ग्रोथ ही 2% की हाँ है, जी. उसको आप कैसे 5% लगाएंगे? उसको नहीं लगाएंगे. नहीं लगाएंगे. तो मैं ये प्रिज्यूम कर रहा हूं कि नॉर्मली जब आपको कंपनी प्रोजेक्शन देती है तो वो 20%, 25%, 18%, 16% दे के देती है, ठीक है. लेकिन अगर उसके पास में कभी अचीव ही नहीं किया, सो वी मस्ट रेज दिस क्वेश्चन दैट हाउ. तो वो बोलेगा मैं तो नई कैपेसिटी लगा रहा हूं. तो नई कैपेसिटी लगा रहे हो, नई कैपेसिटी का कैपेक्स आपने ले लिया, इट इज ओके. नाउ इट मे एक्चुअली हैपन दैट कैपेसिटी इज नेवर पुट इन, बट योर वैल्यूएशन इज बेस्ड ऑन सर्टेन एजम्पशंस. आपका रोल है कि आपने जो एजम्पशन ली, जो लिमिटिंग कंडीशंस लिया, जो ग्रोथ रेट लिया, जो डिस्काउंट रेट लिया, आप सब चीज ट्रांसपेरेंटली अपनी रिपोर्ट में डालो. अगर वो चीजें सही है तो वैल्यू भी ठीक है. इफ एनीथिंग चेंजेस देन द वैल्यू ऑल्सो चेंजेस. सेकेंड वैल्यूएशन पे आते हैं, रिलेटिव वैल्यूएशन. रिलेटिव वैल्यूएशन है क्या? वैल्यूएशन कंपेयर्ड टू द वैल्यू ऑफ द मार्केट. 4 तरीके की वैल्यूएशन इंपॉर्टेंट हो सकती है रिलेटिव में. वन कुड बी एन अर्निंग मल्टीपल, जिसमें हम पी मल्टीपल, एबिटा मल्टीपल लगा सकते हैं. सेकेंड कुड बी रेवेन्यू मल्टीपल, जिसमें हम ईवी बाय सेल्स लगा सकते हैं, एंटरप्राइज वैल्यू का सेल्स से मल्टीपल क्या है. थर्ड कुड बी अ बुक वैल्यू मल्टीपल. प्रैक्टिकली द मल्टीपल विच इज मोस्टली रिलाइड अपॉन इज द एबिटा मल्टीपल और पी मल्टीपल. एक और चीज आती है इसके अंदर, इंडस्ट्री स्पेसिफिक फैक्टर सपोज, कि हर इंडस्ट्री में कुछ रूल ऑफ थंब है. जैसे अगर आप कोई म्यूचुअल फंड की बिजनेस खरीद रहे हैं तो उसमें एसेट अंडर मैनेजमेंट का एक परसेंटेज पे डील होती है. ये रूल ऑफ थंब कैसे बने? ये रूल ऑफ थंब बने जो आज तक ट्रांजैक्शंस हुई उसका क्या एवरेज मल्टीपल बना, जिसको हमें माइंड में रखना चाहिए जब हम कोई वैल्यू, अगर हमने डीसीएफ करी और वैल्यू आ गई 100, हमने सीसीएम करी वैल्यू आ गई 40, हमने रूल ऑफ थंब देखा वैल्यू आ गई 60. सो इट मे सो हैपन, क्योंकि डीसीएफ तो सर प्रोजेक्शन तो कोई भी बना देगा, बट आज की डेट में भी वो वैल्यूएशन जस्टिफाई होनी चाहिए. बिकॉज डीसीएफ वैल्यू इज नॉट अ फ्यूचर वैल्यू, डीसीएफ वैल्यू इज ऑल्सो अ वैल्यू टुडे. तो आज की डेट में अगर कुछ भी नहीं है तो हमें डीसीएफ को कम वेट देना चाहिए या हाई डिस्काउंट रेट देना चाहिए. डिफरेंट मेथड्स के डिफरेंट बेनिफिट्स हैं, बट लाइक आई मेंशन्ड, पी मल्टीपल एंड एबिटा मल्टीपल, बिकॉज दे आर कंसिडरिंग द ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स एंड बिजनेस पोटेंशियल, तो हमें वो लेना चाहिए. मल्टीपल्स में जो इनिशियली हमने बेसिक्स में डिस्कस किया कि हमें ये देखना चाहिए कि ये जो मल्टीपल है, अगर पी मल्टीपल है तो
तो पी मल्टीपल से इक्विटी वैल्यू निकलेगी, एबिटा मल्टीपल से एंटरप्राइज वैल्यू निकलेगी, किसी मल्टीपल से माइनॉरिटी वैल्यू निकलेगी, किसी मल्टीपल से कंट्रोल वैल्यू निकलेगी. वी मस्ट मैच द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बिफोर गोइंग. कुछ रूल ऑफ थंब मैंने लिखे हैं, जैसे हॉस्पिटल के अंदर हर रूम के हिसाब से वैल्यू हो जाती है, म्यूचुअल फंड में AUM के हिसाब से हो जाती है. बट रूल ऑफ थंब इज टेक्निकली नॉट ए वैल्यूएशन मेथड. So rule of thumb must not be applied singularly. It must be considered as a sanity check. Valuation हमने समझ लिया दोनों. Now let's put some light on actually में जो आप लोग को करना है कि valuation कौन कौन से लॉ में क्या क्या वैल्यूएशन की रिक्वायरमेंट है. देखिए 4 तरीके की ट्रांजैक्शन है जो डे इन डे आउट हो रही है. फर्स्ट ट्रांजैक्शन इज द फ्रेश इश्यू ऑफ शेयर्स. कोई भी कंपनी फर्दर इश्यू ऑफ शेयर्स करती है. सेकेंड इज द ट्रांसफर ऑफ शेयर्स. सारी कंपनीज ट्रांसफर ऑफ शेयर्स करती हैं. थर्ड इज स्कीम ऑफ अरेंजमेंट और बिजनेस कॉम्बिनेशन. कंपनीज एक्वायर होती हैं, मर्ज होती हैं. फोर्थ इज ESOP एंड स्वेट इक्विटी. आई थिंक 80% प्रैक्टिस यही है. ये 4 ही ट्रांजैक्शन है जो आपको समझनी है कि 4 ट्रांजैक्शन में कौन से लॉ में क्या रिक्वायरमेंट है. सो आई हैव रिटन. तो देखिए कहीं पे कुछ लॉज का नाम है, कहीं पे कुछ लॉज का नाम है. इन जनरल अगर फॉरेन इन्वेस्टर्स इन्वॉल्व है तो RBI को देखना है. लिस्टेड कंपनी इन्वॉल्व है तो सेबी को देखना है. कंपनीज एक्ट जनरली सब केसेस में होता है, लेकिन फ्रेश इश्यू ऑफ शेयर पे कंपनीज एक्ट की रिक्वायरमेंट है वैल्यूएशन की, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स पे नहीं है. इनकम टैक्स की फ्रेश इश्यू पे भी है, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स पे भी है. अकाउंटिंग की रिक्वायरमेंट डिफरेंट केसेस के अंदर है जहां पे आती है. So let's discuss one by one fresh issue of shares. अगर आपको फॉरेन इन्वेस्टर को फ्रेश इश्यू ऑफ शेयर्स करना है तो RBI लॉ कहता है कि वैल्यूएशन इज टू बी डन एज पर इंटरनेशनली एक्सेप्टेड प्राइसिंग मेथोडोलॉजी. कुछ साल पहले तक यहाँ पे डिस्काउंटेड कैश फ्लो वर्ड यूज किया गया था, बट डिस्काउंटेड कैश फ्लो वर्ड को इंटरनेशनली एक्सेप्टेड वैल्यूएशन मेथोडोलॉजी चेंज कर दिया है. बिकॉज मेनी रिजर्वेशंस केम कि आप स्टार्टअप को भी DCF से कर रहे हो, मैच्योर कंपनी को भी DCF से कर रहे हो, तो जो हमने प्रिंसिपल्स ऑफ वैल्यूएशन डिस्कस करे वो फेल हो गए. सो समवन टोल्ड देम दैट यू शुड गिव फ्लेक्सिबिलिटी सो दैट इफ दे आर वैल्यूइंग ए माइनॉरिटी, तो माइनॉरिटी को माइनॉरिटी की तरह करिए. कंट्रोल कर रहे हैं तो कंट्रोल को कंट्रोल की तरह करिए. ध्यान रखिएगा अगर लिस्टेड कंपनी शेयर इशू कर रही है तो सेबी प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट गाइडलाइंस फॉलो करनी है. सेबी प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट गाइडलाइंस क्या कहती हैं कि 26 वीक्स और 2 वीक्स का वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस निकालना है और जो दोनों में से हायर हो वो लेना है. तो अनलिस्टेड कंपनी है तो कोई भी मेथड लगाओ, जस्टिफाइड होना चाहिए, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड होना चाहिए. आप बोलो कि मैंने बुक वैल्यू लगा, क्या बुक वैल्यू इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है? नहीं. इंटरनेशनली एक्सेप्टेड इज कि अगर बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस की वैल्यूएशन होगी. डाउनस्ट्रीम इन्वेस्टमेंट पे भी RBI लगता है. अगर आपने एक कंपनी में 60% FDI ले रखी है और वो कंपनी नीचे इन्वेस्टमेंट करती है, तो क्योंकि उस कंपनी के अंदर 50% से ज्यादा कंट्रोल बाहर है, तो टेक्निकली इट्स एन इंडियन कंपनी, बट बिकॉज इट्स कंट्रोल इज आउटसाइड इंडिया, सो दैट कंपनी ऑल्सो नीड टू टेक द वैल्यूएशन अंडर RBI. कुछ RBI में 2 तरीके के इंस्ट्रूमेंट इशू हो सकते हैं. वन कुड बी एन इक्विटी शेयर एंड सेकंड इज अ कंपल्सरली कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट. ऑप्शनली कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट FDI पॉलिसी में नहीं आता है, कंपल्सरी कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट आता है. जब आप कंपल्सरी कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट को इशू करते हैं, द फॉर्मूला ऑफ कन्वर्जन हैज टू बी डिटरमाइंड अपफ्रंट. कोई फिक्स IRR नहीं हो सकती FDI के केस में. और अगर राइट इशू करते हैं तो जितना रेजिडेंट से पैसे लेते हैं उतना नॉन रेजिडेंट से ले ले, वैल्यूएशन करने की जरूरत नहीं. अगर हम ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करते हैं, बाहर हमने पैसे लगाए, कोई वैल्यूएशन नॉर्म प्रिस्क्राइब नहीं है. अगर $5 मिलियन से ज्यादा इन्वेस्टमेंट है या फिर स्वैप ऑफ शेयर्स हो रहे हैं तो मर्चेंट बैंकर से वैल्यूएशन चाहिए, अदरवाइज कोई भी कर सकता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट कर सकता है. फ्रेश इश्यू ऑफ शेयर्स, इनकम टैक्स. द मोमेंट यू इश्यू फ्रेश इश्यू ऑफ शेयर, अब आप देखिए एक ही ट्रांजैक्शन पे डिफरेंट लॉज, डिफरेंट मेथोडोलॉजीज बता रहे हैं. और कई बार आप ऐसे भी सिचुएशन आएगी जहां पर एक मेथड और दूसरे मेथड में कंफ्लिक्ट आ जाए, बिकॉज रेगुलेटर्स ने भी कोई बहुत सोचा नहीं और ओवर ए पीरियड जिसको जो समझ में आया वो फॉर्मूला लगाता गया, एंड दैट इज नाउ क्रिएटिंग अ लिटिल बिट ऑफ प्रॉब्लम
and that is why registered valuer has come, and slowly and steadily it is expected that all the laws will converge with registered valuer, और registered valuer एक valuation authority बन जाएगा, उसी valuation authority के अंदर सबको valuation करनी पड़ेगी। बिकॉज ये तो बोल रहे हैं कि डिस्काउंटेड कैश फ्लो करना है, बट डिस्काउंटेड कैश फ्लो कैसे करना है वो तो अभी भी नहीं पता। वो कब पता चलेगा? जब डिस्काउंटेड कैश फ्लो का स्टैंडर्ड बनेगा, और स्टैंडर्ड इज ऑलरेडी अंडर प्रोसेस। सो इफ यू आर इशूइंग फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स, then discounted cash flow methodology is to be considered for income tax purpose. Please note, if you are issuing shares to a non-resident, income tax provisions are not applicable. In case of quoted share other than equity shares, the methodology is not discounted cash flow, it is the price as it would fetch in the open market. अब आप सोचते रहिए कि प्राइस क्या है। Essentially, if you understand that, so essentially it's a business valuation that you have to do. Companies Act में आप fresh issue of shares करते हैं, तो अच्छा just I'm going back. ये जो RBI की valuation निकलती है ना, this valuation minimum is the minimum value. So if the money is coming into the country, it's a minimum value. If money is going outside the country, it's a maximum value. इनकम टैक्स में जो अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स पे आप वैल्यूएशन करते हैं, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू। तो कई बार वो कॉन्ट्रडिक्शंस आएगी। कंपनीज एक्ट में इफ यू इशू इक्विटी एंड कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट्स, आरबीआई सेज फुली कन्वर्टेबल, कंपनीज एक्ट सेज कन्वर्टेबल। ऑप्शनली कन्वर्टेबल पे भी वैल्यूएशन चाहिए। कंपनीज एक्ट के अंदर वैल्यू का कोई मेथड प्रिस्क्राइब नहीं है, बट रजिस्टर्ड वैल्यू लगेगा। रजिस्टर्ड वैल्यू हैज स्टेटेड दैट इंटरनेशनली एक्सेप्टेड वैल्यूएशन गाइडलाइंस होंगी, एंड द वैल्यू विल बी द मिनिमम प्राइस। सेबी में मैंने आपको बताया प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट गाइडलाइन 26 वीक्स 2 वीक्स का, लेकिन वो तभी लगती है अगर आपके शेयर्स फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड होते हैं। अगर आपके शेयर्स फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड नहीं है, जिसकी डेफिनेशन ये है कि 10% ऑफ द नंबर ऑफ शेयर्स से भी कम ट्रेडिंग अगर होती है, तो जो बाजार का प्राइस है उसको इग्नोर कर दिया जाता है। आपको एक इंडिपेंडेंट वैल्यूएशन करनी है जिसका रूल प्रिस्क्राइब्ड है, बुक वैल्यू, कंपेरेबल ट्रेडिंग मल्टीपल एंड अदर पैरामीटर्स। आरबीआई के केस में ट्रांसफर ऑफ शेयर्स करिए या अलॉटमेंट ऑफ शेयर करिए, वैल्यूएशन नॉर्म्स आर सेम। इनकम टैक्स में ट्रांसफर ऑफ अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स में हमने देखा कि डीसीएफ लगाना है। ट्रांसफर ऑफ शेयर्स में बुक वैल्यू मेथड नेट एसेट वैल्यू से लगाना है, और सारे के सारे, प्लीज लिसन टू इट वेरी वेरी केयरफुली, सबके क्लाइंट को रिक्वायरमेंट होगी। ट्रांसफर ऑफ शेयर ऑफ एन अनलिस्टेड कंपनी अगर आप करते हैं, कोई भी है, इन्होंने मुझे बोला, संदीप जी ने बोला, चंदर तुम शेयर खरीद लो मेरी कंपनी में, तो मैं कितने प्राइस पे खरीद सकता हूं? मुझे पहले उस कंपनी की नेट एसेट वैल्यू निकालनी, उस नेट एसेट वैल्यू जो बुक में आ रही है, उसके बाद मुझे देखना है कि उस नेट एसेट वैल्यू में कंपनी ने कहीं रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट तो नहीं कर रखी है, तो उस इन्वेस्टमेंट की भी नेट एसेट वैल्यू निकालनी है। उसने तो नहीं कर, मतलब इफ देयर इज अ कंपनी विच हैव मेड 10 लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, 10 लेवल तक नीचे जाके वैल्यूएशन निकालनी। इट इज अ वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड एक्सरसाइज, एंड पीपल आर नॉट अवेयर ऑफ इट। इफ यू हैव इन्वेस्टेड इन रियल एस्टेट, तो रियल एस्टेट का सर्कल रेट देना है। अभी इंसिडेंटली वी आर वैल्यूइंग अ ज्वेलरी कंपनी। नाउ दैट ज्वेलरी कंपनी इज सेइंग आई हैव डायमंड, आई हैव गोल्ड, I have 32 subsidiaries. I said, I can't help it. You have to value all 32 subsidiaries. आप स्कोप भी देखिए, फीस भी देखिए। अगर आपको पता है कि किस तरीके से करना है, तो बहुत स्कोप है इस चीज में। सो कोई डिफरेंशिएशन भी नहीं करी लॉ ने कि स्टॉक इन ट्रेड में पड़ा है या फिक्स एसेट में पड़ा है। स्टॉक की भी वैल्यू करनी है, फिक्स एसेट्स की वैल्यू करनी है। कंसिडर द केस ऑफ रियल एस्टेट कंपनीज, कितना स्टॉक पड़ा है, शेयर ट्रांसफर करोगे तो मिनिमम प्राइस है सर्कल रेट ऑफ ऑल दोस एसेट्स। दिस हैज कम इनटू प्ले फ्रॉम 1 अप्रैल 2017। बिफोर दिस इट वाज जस्ट द बुक वैल्यू, बट टुडे ट्रांसफर ऑफ शेयर इज वेरी वेरी cumbersome and valuation guidelines play a very important role. What's the limit for small company also required? All companies, no small, no large. A small company will not have any big assets. नहीं, no problem. जैसे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के ट्रांसफर पे नहीं सब पे एप्लीकेबल, सब पे 100% कंपनीज, अनलिस्टेड कंपनीज एक भी शेयर ट्रांसफर करेंगे तो सारे के सारे एसेट्स 3 कैटेगरी में डिवाइड हुए एसेट्स हैं, शेयर्स, ज्वेलरी और इमूवेबल प्रॉपर्टी। और शेयर में खाली एक लेवल पे नहीं, हर लेवल पे, इन्वेस्टमेंट्स ही नहीं,
every level of investments. Is it applicable for buyback also? So buyback, if you do buyback, then buyback has to follow a different valuation because buyback में एक तरीके से शेयर एक्सटिंग्विश हो रहे हैं. So it is not a fresh issue of shares, it is not a transfer of shares, it is extinguishment of shares. तो buyback में आपको कंपनी लॉ को फॉलो करना है. I don't think इसके अंदर रिक्वायरमेंट है. रिक्वायरमेंट लेकिन ट्रांसफर ऑफ शेयर्स और अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स उसमें भी एक मैं आपको पॉइंट बता देता हूं कि अगर आप राइट इशू कर रहे हो या आप बोनस इशू कर रहे हो तो अलॉटमेंट तो हो रही है बट वैल्यूएशन की रिक्वायरमेंट है. आइडिया इज कि क्या कंसिडरेशन चेंज हो रही है या नहीं हो रही. इफ द परसेंटेज ऑफ शेयर होल्डिंग इज चेंजिंग देन द वैल्यूएशन विल बी एप्लीकेबल. बायबैक में तो होगी वैल्यूएशन चेंज पर परसेंटेज ऑफ शेयर होल्डिंग विल चेंज. वी आर बाइंग किसी का बढ़ेगा नहीं ना, मतलब एक जो सीक्वेंस में था वो सबका प्रोपोर्शन होगा. सब नहीं कर रहे. बायबैक इज ऑफर्ड बट A little complicated to judge की क्या है. Technically it's an extinguishment. Need to assess की होगा है. हम 3 के पास शेयर हैं, एक से बायबैक कर लिया तो प्रमोटर शेयर होल्डिंग तो चेंज हो ही जाएगी. 50-50 हो गया पैरिटी फॉर एग्जांपल. Technically, I mean, need to interpret it technically. हमने जो बायबैक का भी किया है cases, we have not considered this case. We have applied on the basis of company. इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एप्रिल में ट्रांसफर ऑफ शेयर होगी. You can say it is an extinguishment और 47 में तो आ ही जाएगा. 47 के अंदर आ ही जाएगा. So valuation अगर हम कंपनीज एक्ट में करें तो कंपनीज एक्ट में बेसिकली स्वैप रेशियो डिटर्मिनेशन है स्कीम ऑफ अरेंजमेंट्स में. नाउ स्कीम ऑफ अरेंजमेंट में अगर एक कंपनी दूसरी कंपनी की मर्ज हो रही है तो हमें ये देखने की जरूरत है कि दोनों की रिलेटिव वैल्यू कितनी है. Our objective is not to determine the absolute value of each of the company. The objective is to determine a relative value. अगर इसमें DCF लगा रहे हो तो इसमें भी DCF लगाओ, इसमें CCM लगा रहे हो तो इसमें भी CCM लगाओ. ये नहीं होना चाहिए कि एक कंपनी के इसके अनलिस्टेड कंपनी में तो मार्केट प्राइस लगा दी और यहाँ पे हमने CCM लगा दिया. There is a famous landmark HLL केस हिंदुस्तान लीवर का जिसने 2:2:1 का वेट डिसाइड किया था इन द फेवर ऑफ इनकम मार्केट एंड एसेट्स को कम देने के लिए. सो देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल कि कितना वेट होना चाहिए बट इट शुड बी एक्सप्लेनेटरी. Sir, in some of the cases it is found that the shares is not traded. तो वो traded value पे करते हैं ना swap. हाँ, हाँ. Instead of that, but maybe the book value is more or the potential of the company. यू कैन ऑलवेज कंसिडर. आप लिस्टेड कंपनी की बात करें हाँ, listed company. तो बस एक ये स्लाइड के बाद आपका क्वेश्चन आंसर हो जाए. सेबी व्हाट सेबी हैज डन, देखिए क्या हो रहा है. हर रेगुलेटर को ना ये समझ में आ रहा है कि वैल्यूएशन में कुछ कॉम्प्लिकेशन है, कुछ जगलरी है, माइनॉरिटी को प्रॉब्लम हो रही है, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हल्ला कर रहा है. सो व्हाट सेबी हैज रिसेंटली डन, सेबी हैज डन 2 थिंग्स. वन कि अगर लिस्टेड कंपनी का आपको वैल्यूएशन करनी है तो कई बार क्या होता था कि लिस्टेड कंपनी का देखिए स्कीम ऑफ अरेंजमेंट में अपॉइंटेड डेट होती है पीछे, जैसे 1 अप्रैल 2017 की अपॉइंटेड डेट होती है. तो क्वेश्चन है कि वैल्यूएशन किस डेट की होनी चाहिए, अप्रैल 17 की करें या नवंबर की करें. 9 महीने में लिस्टेड कंपनी की तो सिचुएशन कहीं से कहीं बदल सकती है. कंफ्यूजन थी. सेबी हैज क्लैरिफाइड कि जिस बोर्ड मीटिंग के अंदर आप अप्रूव करेंगे ना स्कीम ऑफ अरेंजमेंट को, उस बोर्ड मीटिंग तक का आपको प्राइस देना पड़ेगा. वन थिंग इज क्लैरिफाइड. सेकंड स्टेप, अगर आप स्कीम ऑफ अरेंजमेंट्स की वैल्यूएशन को देखें जो पब्लिकली अवेलेबल हैं, these are totally non-speaking valuation reports. Valuation report लिखता है कि we have considered all suitable method and given appropriate discount and arrived at a swap ratio of 2:2. अब उसमें DCF आप छोड़ो कि ग्रोथ रेट क्या है, उसमें DCF की वैल्यू नहीं पता कितनी है. उसमें ये नहीं पता CCM लगा, ये भी कहीं पे लिख दिया होता है कि we have considered earning method. Very very opaque reports, non-transparent. SEBI has recently made a format. All the valuers have to give a table in their valuation report which will specify the value under each of the 3 approaches. वैल्यू पर शेयर कितनी आई इनकम मेथड से, मार्केट मेथड से और एसेट मेथड से. वेट कितना दिया तीनों को, फाइनल रिलेटिव स्वैप रेशियो कितना आया और अल्टीमेट वैल्यू कितनी है. सो व्हेन दिस इज गिवन, आई थिंक योर क्वेश्चन वुड बी आंसर्ड कि अगर किसी ने खाली मार्केट प्राइस को दिया होगा तो बाकी में उसको डैश करना पड़ेगा, और जैसे ही डैश करेगा सेबी से एक चिट्ठी आएगी
why you have given dash. You know, I have seen practically in one of the cases wherein we did a fairness opinion, regulator has asked the valuer to modify the scheme, modify the valuation report, and give reasons why you have not considered this. So even SEBI is very very particular when it comes to valuation, और सब चीजों पे कॉम्प्लेक्सिटीज बढ़ रही है. When we say accounting, then accounting में क्या होता है कि परचेज प्राइस एलोकेशन का एक कॉन्सेप्ट है, that when we acquire a company, तो अभी तक तो क्या होता था कि हम एक्वायर कर लेते थे, जितने एसेट्स आए उतने ले लिए, बाकी वो गुडविल में डाल दिए. बट नाउ Ind AS is prohibiting that. Ind AS is saying you have to specifically put the value of all intangibles and only the difference will go to goodwill. So tangible और intangible दोनों को आपको वर्कआउट करना पड़ेगा जो अकाउंटिंग के अंदर है. ESOPs के अंदर क्या हो रहा है, 2 लेवल पे वैल्यूएशन चाहिए ESOPs पे. One, if an employee has got ESOP and today the ESOP is getting exercised, because ESOP के 3 phases होते हैं. First is the grant of option, second is the vesting of option, third is the exercise. Exercise is actually the allotment. तो जब वो एक्सरसाइज करता है तो उसको ये देखा जाता है कि ESOP का मार्केट प्राइस अगर 100 है और इसको 20 रुपीज में मिला तो 80 रुपीज का इसके हाथ में परक्विजिट्स मान लेते हैं सेक्शन 17(2) और उसके ऊपर उसका टीडीएस करता है. सो दैट वैल्यूएशन इज टू बी रिक्वायर्ड अंडर कंपनीज एक्ट. द वैल्यूएशन ऑफ ESOP पर से नहीं चाहिए, लेकिन स्वेट इक्विटी के अंदर चाहिए. अगर आप स्वेट इक्विटी इशू करते हैं किसी को, तो मर्चेंट बैंकर को उसके इंटेंजिबल की वैल्यूएशन करनी है. और ESOPs के केस में एक तो हो गया कि जब उसको एक्सरसाइज किया उसने तो टैक्स एलिमेंट आया, बट व्हेन द ESOPs आर ग्रांटेड, जब उसको ESOP दिए जाते हैं तब उसकी एक इंट्रिंसिक वैल्यू करी जाती है. और जो कंपनसेशन कॉस्ट है, बिकॉज वर्थ इज 100, इशू प्राइस इज 20, so 80 रुपीज इज द लॉस फॉर द कंपनी which is to be apportioned over the vesting period. Now there are 2 ways of doing this value. One way is intrinsic value जो हम सब अभी तक हमने डिस्कस किया, and second is a fair value which is based on the option pricing model. Ind AS specifically asks for fair value rather than the intrinsic value. So Sandeep जी what time we have? मैं उस हिसाब से ठीक. So I'll take 10 minutes, 5 from my side. Now emerging opportunities, when we say, सबसे first opportunity is that valuation practice is now regulated. Second, it is legally recognized. It requires judgment. There is volatility, and it requires a particular skill set. So registered valuer जो आ गया 18 अक्टूबर से, what it is saying, suppose आपको registered valuer बनना है, so you have to do 3 things. One, you should be qualified. Second, you should have experience, and third, you should clear an exam. जैसे इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने सर्टिफाइड वैल्यूअर का एग्जाम किया है. नाउ इट नीड्स टू बी सीन वेदर दैट सर्टिफाइड वैल्यूअर वुड बी कंसीडर्ड बाय मिनिस्ट्री और मिनिस्ट्री वुड बी ब्रिंगिंग अ सेपरेट एग्जाम. आई एम श्योर इंस्टीट्यूट विल डू इट्स बिट. बट 3 चीजें रिक्वायरमेंट है. क्वालिफिकेशन में चार्टर्ड अकाउंटेंट इज परमिटेड टू बी अ रजिस्टर्ड वैल्यूअर. एक्सपीरियंस में 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए और वैल्यूएशन एग्जाम सबको क्लियर करना पड़ेगा. इसमें एक हल्का सा इशू है. वो इशू क्या है कि 3 कैटेगरी में एसेट क्लासेस को डिफाइन किया गया है. वन इज अ फाइनेंशियल वैल्यूअर जो हम सब करेंगे, वन इज लैंड एंड बिल्डिंग, एंड थर्ड इज प्लांट एंड मशीनरी. तो लैंड एंड बिल्डिंग और प्लांट एंड मशीनरी इंजीनियर्स को करना है, और फाइनेंशियल वैल्यूअर सारा चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कंपनी सेक्रेटरीज एंड कॉस्ट अकाउंटेंट्स, तीनों के तीनों को परमिट किया गया है. हम नहीं करेंगे तो कोई और करेगा, बट अपॉर्चुनिटी इज ओपन टू ऑल. प्लस इवन दे हैव परमिटेड ए ग्रेजुएट टू बिकम ए रजिस्टर्ड वैल्यूअर. आज एक ग्रेजुएट, एक पोस्ट ग्रेजुएट, एक सीए, सीएस, सीएमए वैल्यूएशन कर सकते हैं. ठीक है. नाउ हियर अगर हम थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट क्या है दैट दे हैव रिटन दैट इफ देयर इज अ ग्रेजुएट हु इज आल्सो ए प्रोफेशनल, तो उसके लिए तो 3 साल का एक्सपीरियंस है. बट इफ वन इज अ प्रोफेशनल बट नॉट ए ग्रेजुएट, तो वो वैल्यूएशन में कोई लाइन नहीं लिखी गई उसके लिए. सो इफ वन इज ओनली ए प्रोफेशनल बट नॉट ए ग्रेजुएट, देन टेक्निकली बाय प्लेन रीडिंग इट सीम्स यू आर इनएलिजिबल. दो
माय व्यू इज की क्लैरिफिकेशन उस पे आ जाएगी और उनको भी अलाउ कर दिया जाएगा। मे भी 3 साल की देगा, 5 साल का एक्सपीरियंस हो जाएगा, बट दे शुड बी अलाउड। Registered value organizations are being framed like ICAI will get registered as a RVO, ICSI, ICMI, ये सब रजिस्टर होंगे और अपने मेंबर्स को रेगुलेट करेंगे। वैल्यूएशन स्टैंडर्ड्स आर बीइंग मेड, कंटेंट्स ऑफ द वैल्यूएशन रिपोर्ट्स आर प्रिस्क्राइब्ड कि ये आपको डालना है। प्रोफेशनल कंपिटेंस एंड ड्यू केयर इज गिवन, इंडिपेंडेंस ऑफ द वैल्यूअर इज अ मस्ट, मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड फॉर 3 years इज प्रिस्क्राइब्ड एंड रेगुलेशन ऑफ द प्रोफेशन is clearly detailed. Now just read the contents of valuation report and the underlying portion, including permissible caveats and limitations. You cannot write that I have not reviewed the valuation, I have not seen the valuation, the projections are provided by the management. Only few caveats are permissible and it is onerous task for a valuer. 3 जगह पे भी वैल्यूएशन रजिस्टर्ड वैल्यूअर की चलेगी, एक कंपनीज एक्ट के अंदर चलेगी, सेकंड इंसॉल्वेंसी कोड के अंदर चलेगी, थर्ड सेबी की रीट और इनबीट रेगुलेशंस है जहां पर चलेगी। कंपनीज एक्ट में कुछ क्लॉजेज हैं जहां पे रिक्वायरमेंट है, इंसॉल्वेंसी में रिक्वायरमेंट है। 3 कैटेगरी ऑफ एसेट्स में किसकी क्या क्वालिफिकेशन और कितना एक्सपीरियंस है वो दिया हुआ है, उसके हिसाब से हमें करना है। कंडक्ट ऑफ वैल्यूएशन में लिखा है कि इंटरनेशनली वैल्यूएशन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से वैल्यूएशन करनी है टिल द टाइम द इंडियन वैल्यूएशन स्टैंडर्ड्स आर फॉर्म्ड एंड देयर इज अ ट्रांजिशन पीरियड अप टू 31st of March 2018। 31st of March 2018 तक जो जैसे कर रहा है करते रहो। 1st April 2018 पे if you do not have a register, if you are not a registered valuer, you cannot value Companies Act, IBC and SEBI works specific to REIT and InvIT. It is expected कि shortly ये सारे जो बाकी regulations हैं वो भी इसके अंदर मर्ज हो जाएंगे। If you have an interest or conflict, what are the procedures you have followed? What are the valuation standards you have followed? What are the caveats you have followed to the extent it does not limit your liability? So you cannot just give a caveat कि मैंने valuation करी. You have to be very very careful. If you want to read and understand valuation in India, what are the things and documents you can read? So different laws में जहां पे different methodologies लिखी है वो हमें पढ़नी है। Valuation case laws हैं वो हमें पढ़ने हैं। ICAI का valuation standard है, technical guide है, erstwhile CCI guidelines है, and fairness opinion और valuation reports जो scheme of arrangement पे है, these are freely available on the website of SEBI. तो आप जब different schemes पढ़ेंगे, different fairness पढ़ेंगे, it will give you an exposure कि किस तरीके से होती है। Internationally अगर आपको देखना है तो there are international valuation standards, 2017 का ड्राफ्ट अभी आ रखा है, तो उसको आप रीड कर सकते हैं। Now second, if I come to Ind AS, then what Ind AS is doing we have already discussed, and from 1st April 2018 all companies having net worth of 250 crores are supposed to apply Ind AS. These are the different Ind AS. इसमें Ind AS 1113 पढ़िए जिसको पढ़ना है, because Ind AS 113 sorry, these are dedicated Ind AS on fair value. बिजनेस कॉम्बिनेशन पढ़िए 103, स्कीम ऑफ अरेंजमेंट है तो कैसे करना होगा। शेयर बेस पढ़िए पेमेंट 102, ESOPs में फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स यू कैन रिव्यू ऑन 107। बाकी जो वैल्यूएशंस है वो टेक्निकल वैल्यूएशंस है, फाइनेंशियल वैल्यूएशंस आर ओनली दिस। सो व्हाट Ind AS has done again is Ind AS has prescribed 3 levels of hierarchy. If it's a listed company, whatever is the market price, that's a fair price. Second, if it's an unlisted company, the comparable price is a fair price. And if there are no comparables, then only you can apply the other methods. So you see, every law has prescribed its different methodologies and way of working. So unless and until you have a total perspective, it will be difficult to work. And what is happening that today there are very very complex valuations which are like if you have to value a corporate guarantee, if you have to value a derivative portion, if you have to value call and put options, so all these valuations have come into play, embedded derivatives and all. I am not touching on discounts and or I'll just when the value is arrived finally, then you have to give discounts and premiums considering the purpose of value. Then there is control premium,
besides the technical aspects and financials, what is important is the industry, economy, management, competitors, proprietary assets, financial conditions and risk. So this is the last slide which I am putting up for the understanding of how you should actually do a valuation. One, understand the purpose of valuation and the use of your report. Because it may happen that you do a valuation and today that report is presented to a court and you are called in a court. So where will be your report used is very important. Ascertain the scope of work, choose the right standard and premise of value, understand the business drivers, industry trends and competition, validate the business model and projections, choose appropriate discount rates, apply the prescribed valuation methodologies for regulatory valuation, and do a comprehensive business valuation in case the objective is not to do a regulatory valuation. Consider the sector trends, make a basis of selection or ignorance of the method. If you are not considering income method, make a base for that. You are considering other method, make a base for that. Perform scenario analysis. If you increase a growth rate by 1%, reduce by 1%, sensitivity analysis needs to be performed, how the value changes. Suitable discounts and premiums are to be given for considering the minority and control purpose. Empirical studies needs to be seen, case laws needs to be seen to help form. Because if you say I have given 25% discount, it can always be challenged. Use some studies, some case laws, some clarity. Clearly disclose and document all the assumptions and limitations. So I end my presentation here that let's learn, unlearn and relearn and make the most of the professional opportunities. It's a very, very niche area. I am doing it for the last 10 years. Still I see I am just beginning into the practice because every day there are deliberations on different subjects. So it's, I mean, you can give your 10 years to this, 20 years to this, but still there will be scope of learning. So with this, I am closing my presentation. Thank you so much.